बजती हुई घंटियों की आवाज विशाल महासागर में गूंज उठी। एक ऐसी जगह पर इतनी आवाज सुनना अत्यंत अजीब था जो पहले इतना मृत थी। 5 बार, 6 बार वीर चुपचाप हर आवाज को गिन रहे थे। उन्होंने 12 तक गिना, फिर घंटियां शांत हो गई। जिस क्षण घंटियां बंद हुई, हर महल के दरवाजे चौड़े खुल गए। कुछ इमारतें आधुनिक धातु संरचनाओं की तरह लगती थी, जबकि अन्य विंटेज किलों की तरह तैयार की गई थी। उनकी दिखावट के बावजूद सभी महलों ने एक ही समय पर अपने दरवाजे खोले, जैसे कि उन्हें स्वचालित रूप से ऐसा करने के लिए धांधली की गई हो। जब महल के दरवाजे खुले तो पहले मृत और बाज महासागर में जीवन की भावना आ गई। वीर सबसे करीबी महल से गूंजते हुए पैरों की आवाज भी सुन सकते थे। यहां तक कि एक व्यक्ति जो लगभग बहरा था, वो भी उन तेज पैरों की आवाज सुन सकता था। प्रत्येक एक छोटे भूकंप जैसा था, और आवाजें वीर के कानों पर एक भौतिक वजन की तरह दबाव डालती थी। उन भूकंप जैसी पैरों की आवाज ने वीर की निगाह को महल के दरवाजे की ओर खींचा, और उन्होंने जल्द ही खुले दरवाजे के फ्रेम से कुछ विशाल निकलते हुए देखा। ये एक विशाल काय था जो 100 मीटर ऊंचा था। भले ही ये बड़ा था, ये भद्दा या अजीब नहीं लगता था। इसके बजाय इसने हर गति के साथ विस्फोटक शक्ति की भावना उत्सर्जित करते हुए अनुग्रह के साथ अपने विशाल शरीर को हिलाया। वीर ने सोचा कि अगर प्राणी चाहता था तो वह आसानी से पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकत और गति के साथ शक्ति कास्ट कर सकता था। वीर की भौहें झुक गई, क्योंकि उन्होंने विशाल काय के हाथों और पैरों से जुड़े हथकड़ी को देखा। इसने उन्हें यह एहसास कराया कि यह कुछ कुख्यात का कैदी था। विशाल काय की आंखें बहुत उदासीन लगती थी, और यह बस अंतरिक्ष में आगे घूरता था। वीर ने जल्दी से महसूस किया कि वह जिस विशाल काय को देख रहे थे, वो अकेला नहीं था जो बाहर निकला था। अब उस पूरे महासागर में हर महल के सामने एक विशाल काय खड़ा था। अन्य सभी राक्षस भी हाथ और पैर बंधे हुए थे, और उनकी आंखें निर्जीव थी। वे अपने संबंधित इमारतों के सामने चुपचाप खड़े थे। उनके इतने बड़े शरीर हैं, वे डूब नहीं रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे समुद्र की सतह पर खड़े हैं। हालांकि धारा उन्हें हिलाती हुई लगती है। वे सभी एक ही दिशा में खींचे जा रहे हैं। वीर संकोच किया। उन्हें पक्का नहीं था कि उन्हें पीछा करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चल रहा था, क्योंकि ये सब अजीब बकवास जैसा लगता था। आउटर स्काई को एक विदेशी वस्तु को अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फोर्स शिप क्यूब उन्हें आसानी से इस अजीब समुद्र में ले आया था। वीर ने अपने समय में बहुत सारी अजीब जगहों का दौरा किया था, तो भले ही ये जगह बहुत अजीब थी, वीर ज्यादा हिलते नहीं थे। हालांकि जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया वो उन राक्षसों की उपस्थिति थी। राक्षसों की उपस्थिति में एक अविश्वसनीय त्वाकर्षण था, और इसने वीर को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या वे डीफाइड एलीट्स थे। लेकिन जैसे ही वीर ने इसके बारे में सोचा, उन्हें एहसास हुआ कि वो 200 या 300 राक्षसों को देख सकते थे। अगर वे सभी डीफाइड एलीट्स थे, तो वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके रैंकों में इतने सारे डीफाइड एलीट्स रखने के लिए उन्हें किस जाति का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। इससे भी अधिक भयानक, इन शक्ति राक्षसों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जा रहा था। उनके अंगों को जंजीरों से बांधा गया था, और उनकी आंखों में कुछ गलत था। इनके जैसे राक्षसों को कौन कैद कर सकता था? वीर जाना और पता लगाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह बहुत खतरनाक होगा। अगर कोई उन राक्षसों को खसाने में सक्षम था, तो ये शायद वीर की उपस्थिति का पता लगा सकता था, खासकर अगर वह इसे देखने जाते थे। कोई बात नहीं, चलो बस इस भयानक जगह को छोड़ने का रास्ता खोजते हैं। वीर ने बार्बी को उठाया और फोर्स शिप क्यूब में लौट आए। तुम देखने नहीं जा रहे हो? बार्बी ने उन राक्षसों को देखा जो धाराओं पर दूर बह रहे थे। ये बहुत खतरनाक है। अभी के लिए चलो बस यहां से बाहर निकलने का रास्ता निकालते हैं।
वीर ने अपने सिर को हिलाते हुए जवाब दिया। वो 4 शीप क्यूब की ओर चले गए। उन्हें बारबी याद थी, जो भेड़ के सिरों में से एक पर कदम रख रही थी, जिसने भंवर को ट्रिगर किया था, जो उन्हें इस जगह पर ले आया था। अब हमें एक जोखिम उठाना होगा। वीर ने छोटे सुअरों को 4 शीप क्यूब में पानी के पूल में वापस जाने का निर्देश दिया। उन्होंने बारबी को उठाया और उनके पीछे कूद गए, लेकिन पीतल के भेड़ के सिरों में से एक पर कदम रखने से पहले नहीं। कचाचा। जब वीर का पैर पीतल के भेड़ के सिर पर नीचे आया, तो पानी में 2 गोल्डफिश फिर से पागल की तरह तैरना शुरू कर दिए। घन में पानी एक बार फिर एक भंवर बन गया। हमें वापस जाना होगा। वीर ने एक बार फिर घन से निकलने वाले एक चुंबकीय बल को महसूस किया। उन्हें और बारबी को घन और उसके भंवर में चूस लिया गया। 16 छोटे स्वर भी अंदर पागल की तरह घूम रहे थे। जब पानी का प्रवाह बंद हो गया और वीर घन से बाहर निकले, तो उन्हें सुखद आश्चर्य के साथ एहसास हुआ कि वे अंडरवर्ल्ड लेक के किनारे पर वापस आ गए थे। क्या 4 शीप क्यूब एक टेलीपोर्टर है? अगर ऐसा है, तो मुझे आश्चर्य है कि इसने हमें कहां भेजा। और वे राक्षस क्या थे? वीर ने इन सवालों पर विचार करते हुए 4 शीप क्यूब को देखा। उन्होंने खुद से सोचना जारी रखा, कहते हुए, यह पीतल का भेड़ का सिर मुझे टेलीपोर्ट करने की क्षमता देता है। मुझे आश्चर्य है कि अन्य 3 भेड़ के सिर क्या करते हैं। क्या प्रत्येक एक अलग कार्य प्रदान करता है, या क्या अन्य मुझे अलग जगहों पर भेजेंगे? वीर ने इस मामले पर कुछ विचार किया। वस्तु के बारे में उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई थी, लेकिन वो बहुत अधिक जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अगर उनकी वृत्ति सही थी, तो वे राक्षस डीफाइड्स थे, और अगर वो सच था, तो वे जहां भी जा रहे थे, वो बहुत खतरनाक होना चाहिए था। उस धारणा के आधार पर वीर ने कल्पना की कि अन्य 3 पीतल के भेड़ के सिर उन्हें किसी और जगह पर ले जाएंगे, जो भी खतरनाक था। अपनी सभी शक्तियों और प्रतिभाओं के बावजूद वीर में एक दोष था। वो बहुत जिज्ञासु हो सकते थे। वो जानते थे कि राक्षसों से भरा वो समुद्र कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब जब उन्होंने ऐसी अजीब और रहस्यमय जगह की खोज की थी, तो अगर उन्होंने जाकर इसके रहस्यों का पता नहीं लगाया, तो ये उन्हें पागल कर देगा। बारबी, तुम यही रहो। वीर ने बारबी को नीचे रखा, अकेले विशाल दुनिया का दौरा करने की योजना बनाई। डैड, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बारबी ने वीर के पैर को पकड़ लिया, जाने नहीं देना चाहती थी। वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं जाऊंगा और आगे की टो लूंगा। अगर ये मजेदार लगता है, तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। वीर को बारबी को थोड़ी देर के लिए सांत्वना देनी पड़ी, इससे पहले कि वह पीछे रहने के लिए सहमत हो जाए। वीर बारबी को कहीं दूर ले गए, इससे पहले कि वह 4 शीप क्यूब में लौटें। उन्होंने भेड़ के सिर पर दबाव डालने के लिए अपने हाथ का उपयोग किया, ठीक वैसे ही जैसे पहले। पानी में 2 गोल्डफिश एक तेज चक्र में तैरना शुरू कर दिए। उन्होंने पानी में एक भंवर बनाया, जो वीर को अंदर चूस लिया। जब वीर 4 शीप क्यूब से बाहर निकले, तो उन्होंने खुद को उस बड़े समुद्र के शीर्ष पर फिर से खड़ा पाया। राक्षस सभी गायब हो गए थे। उन्होंने सूरज को देखा, और घड़ी दिखा रही थी कि केवल 1 दर्जन मिनट बीत गए थे। धमाका! वीर ने अचानक उस जगह से एक विशाल विस्फोट सुना जहां राक्षस गए थे। वह उस दिशा से आने वाली शक्ति की कील महसूस कर सकते थे। जैसे ही शक्ति ने उनके चारों ओर हवा को हिलाया, वीर का चेहरा बदल गया। उन्होंने एक भरी आवाज में खुद से फुसफुसाया, वो शॉकवेव, ये ब्रेक 6 स्काइज जैसा लगता है। क्या ये राक्षस पौराणिक ब्रेक्सकीज हैं? ब्रेक 6 स्काइज ब्रेक्सकीज की गुप्त जीन आर्ट थी। डिस्ट्रॉयड उन कुछ जातियों में से एक थे जिनमें ब्रेक्सकीज का खून था, लेकिन वे कभी भी ब्रेक्सकीज जितने अच्छे नहीं थे। ब्रह्मांड के किंवदंतियों ने दावा किया कि ब्रेक्सकीज प्रजनन करने में असमर्थ थे, तो ब्रह्मांड धीरे धीरे उन्हें भूल गया। अगर वे अपनी वंशावली का विस्तार करना चाहते थे, तो उन्हें हाइब्रिड ब्रेक्सकीज जैसे डिस्ट्रॉयड बनाने के लिए अन्य जातियों के साथ अंतर प्रजनन करना पड़ा।
अगर ये राक्षस वास्तव में ब्रेक्सकीज थे, तो ब्रेक्सकीज के पतन की कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी ये शुरू में लगती थी। बिना किसी झिझक के वीर समुद्र की लहरों का पीछा किया। वह उस दिशा में उड़ान भरी जहां से वे आ रहे थे। हालांकि उन्होंने टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बस अपनी उपस्थिति को जितना हो सका उतना कम कर दिया और धीरे धीरे उड़ान भरी। चूंकि टेलीपोर्टेशन अंतरिक्ष के कपड़े में लहरें पैदा करता है, इसलिए संभावना थी कि एलीट्स अगर वह इसका उपयोग करते हैं तो इस तरह की तकनीक को पकड़ लेंगे। ये उन लोगों को अनुमति दे सकता था जिनका वह पीछा कर रहे थे उनकी उपस्थिति को नोटिस करने के लिए, जिससे वो बचने की बहुत कोशिश कर रहे थे। वीर के लिए जितना हो सके उतना धीरे और चुपचाप उड़ान भरना बेहतर था। वह इस तरह से ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। बूम, 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 बूम। विस्फोट एक के बाद एक सुनाई दिए। उनके द्वारा उत्सर्जित मजबूत शॉकवेव्स ने वीर को इस शक्ति की प्रकृति की पुष्टि करने दी। यह वास्तव में ब्रेक 6 स्काइज की शक्ति थी। उन्होंने पहले ब्रेक 6 स्काइज का अभ्यास किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका उपयोग इतना शक्तिशाली कुछ भी बनाने के लिए नहीं किया था जितना कि शॉकवेव जो अब उनके पास से गुजर रहे थे। जो कोई भी अभी ब्रेक 6 स्काइज का उपयोग कर रहा था, वो उनसे कहीं ज्यादा मजबूत था। ये पक्का था। क्या वे राक्षस वास्तव में ब्रेक्सकीज हैं? वे यहां क्या कर रहे हैं? वीर इस पूरी स्थिति पर अधिक से अधिक संदिग्ध हो रहे थे। वह अधिक जल्दी वहां पहुंचने और यह देखने के लिए आगे टेलीपोर्ट करना चाहते थे कि वे क्या कर रहे थे। अति भयानक ब्रेक 6 स्काइज शॉकवेव्स ने एक अश्लील रूप से खतरनाक लड़ाई चल रही होने का सुझाव दिया होगा, लेकिन वीर किसी अन्य शक्तियों या जीन आर्ट्स का उपयोग होते हुए महसूस नहीं कर सकते थे। अगर राक्षस किसी अन्य समूह से लड़ रहे थे, तो वीर को विदेशी शक्तियों के कुछ सबूत का पता लगाना चाहिए था। क्या राक्षस एक दूसरे को मार रहे हैं? शायद। भले ही वीर सच्चाई का पता लगाना चाहते थे, वो अभी भी धैर्यवान रहे और धीरे धीरे आगे बढ़े। वह जल्दबाजी न करने के लिए सावधान थे। समुद्र ऊर्जा के साथ जो जारी की जा रही थी, पागल की तरह झूम रहा था और नाच रहा था। वीर जंगली लहरों के बीच उड़ान भरी, ये सोचते हुए कि वे छिपने और नजर से दूर रहने का एक सही अवसर थे। ये समुद्र अकल्पनीय रूप से अजीब था। वीर दर्जनों मील तक उड़ान भरी थी, फिर भी उन्होंने एकल समुद्री शैवाल या महासागर प्राणी नहीं देखा था। ये समुद्र आसवन पानी जैसा था, मानव निर्मित और जीवाणु के एकल धब्बे के बिना। सतह पर तैरने वाले महल अब वीर से बहुत पीछे थे। उन्होंने आगे उड़ान भरते हुए उनमें से 300 को पार कर लिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि वे बस इतने ही थे। अगर हर महल में एक विशाल काय था, तो इसका मतलब है कि यहां 300 राक्षस है। ये बहुत सारे डिफीड एलीट्स हैं। ये लगभग उतना ही शानदार है जितना मैंने सेक्रेट के बारे में सुनी किंवदंतियां। किस तरह के लोग इन लोगों को खसा सकते थे? वीर इस अजीब स्थिति के बारे में तेजी से चिंतित हो रहे थे जिसमें वो फंसे थे। आखिरकार वीर ने क्षितिज पर एक बड़ा पहाड़ दिखाई देते हुए देखा। जैसे ही वह इसकी ओर उड़ान भरी, वह पहाड़ तेजी से सूज गया और उनकी दृष्टि को रोक दिया। ये विशाल लगता था। राक्षस, जो संभवतः ब्रेक्सकीज थे, पहाड़ की तलहटी पर एकत्र हुए थे। वे सभी पहाड़ को मारने के लिए अपनी मुट्ठियां घुमा रहे थे। वीर इस पल का इंतजार कर रहे थे। उनके वारों की शॉकवेव्स उनके ऊपर दौड़ गई और उन्होंने शक्ति की प्रकृति की पुष्टि की। यह वास्तव में ब्रेक 6 स्काइज था। लेकिन जिस चीज ने वीर को हैरान कर दिया, वो यह था कि वे लड़ नहीं रहे थे। वे पहाड़ की चट्टानों को खोदने के लिए ब्रेक 6 स्काइज का उपयोग कर रहे थे। 300 राक्षस, सभी तंग हथकड़ियों में, एक खनन शिविर में निंदा किए गए कैदियों की तरह थे। उन्होंने पहाड़ पर मुक्का मारा, एक धीमी, स्थिर ताल के साथ चट्टान के टुकड़ों को तोड़ते हुए। पहाड़ गिरे लगता था और वीर को पता नहीं था कि यह किस तरह का पत्थर था। भले ही राक्षस काम करते समय पागल मात्रा में शक्ति को खोल रहे थे,
उन्होंने केवल हर वार के साथ अपनी मुट्ठियों में से एक के आकार का एक छेद बनाया। 300 राक्षसों ने मशीनों की अक्षमता के साथ अपनी मुट्ठियां घुमाई, लेकिन पहाड़ बस बहुत विशाल था। जब राक्षसों की प्रहति को उनके कार्य की विशालता के खिलाफ मापा गया, तो ये स्पष्ट था कि वे मुश्किल से कोई प्रहति कर रहे थे। ये लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वे पत्थरों को इकट्ठा कर रहे हैं। उनके मुक्के लगभग चट्टानों को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए वे पत्थर के पीछे नहीं हो सकते हैं। वीर ने जिज्ञासा से पहाड़ को देखा। वीर ने उड़ान जारी रखी, आसपास के क्षेत्र की जांच की। उस विशाल पहाड़ और 300 राक्षसों के अलावा वीर ने ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं देखा। हर दिशा में बस पानी था। वीर पहाड़ के करीब आए, लेकिन उन्होंने बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित थे कि आसपास जीव छिपे हो सकते हैं जिनका वह पता नहीं लगा सकते थे। उन्होंने राक्षसों को देखते हुए कुछ समय बिताया, लेकिन काफी समय के बाद भी वह समझ नहीं पाए कि राक्षस क्या कर रहे थे। क्या ये लोग यू गोंग के वारिस हैं? क्या उनके सभी बच्चे यहां हैं, इस पहाड़ को हिला रहे हैं, या क्या पहाड़ में किसी तरह का खजाना है? वीर ने रुचि के साथ सोचा। वीर ने पहाड़ की अधिक बारीकी से जांच की। भगवान जानते हैं कि 300 राक्षस कितने समय से वहां काम कर रहे थे। उन्होंने पहाड़ की तलहटी का केवल एक छोटा हिस्सा हटाया था। अगर वे एक सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसमें साल लग जाएंगे। जिस तरह से वे वार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वे पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि इसके किनारे में खुदाई करने की। वीर ने झुंझलाहट के साथ सोचा। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पहाड़ के चारों ओर उड़ान भरनी चाहिए। शायद उन्हें पहाड़ में खुदा हुआ कुछ पाठ मिल सकता है, या वास्तव में कुछ भी जो इस भ्रमित स्थिति पर प्रकाश डाल सकता है। वीर ने पहाड़ के चारों ओर ज्यादा दूर उड़ान नहीं भरी थी जब उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वो अचानक रुक गए। एक विशाल धातु का स्तंभ पहाड़ के किनारे में धकेल दिया गया था। ये वास्तव में स्काई गॉड पिलर जैसा लगता था। इससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि धातु का स्तंभ एक विशाल काय के सीने से गुजरा था। ये उसे पहाड़ से कील रहा था। वह विशाल काय अन्य 300 ब्रेक्सकी से ज्यादा मजबूत लगता था जिन्हें वीर ने अब तक देखा था। उसका कवच उदासीन, सूखे खून से भरा हुआ था। उसके खून से सने सफेद बाल एक झरने की तरह लगते थे, लेकिन इसने विशाल काय के चेहरे को भी छिपा दिया। वो कैसा दिखता था? वीर को कोई अंदाजा नहीं था। वीर इस विशाल प्राणी के भीतर एक जीवन शक्ति महसूस नहीं कर सकते थे, लेकिन वह निश्चित रूप से एक उपस्थिति महसूस कर सकते थे। इसका वर्णन करना मुश्किल था। जब वीर ने विशाल काय को देखा, तो वह सुन्न महसूस करने लगे। उनकी त्वचा पर रोमांच फैल गया। विशाल काय एक मृत व्यक्ति था जिसे एक पहाड़ से कील दिया गया था, लेकिन वीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी उपस्थिति सूरज और चांद को तोड़ सकती है। ये ऐसा था जैसे आकाश और जमीन को इस राक्षस का पालन करने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक मृत व्यक्ति में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? तो वह एक बार कितना मजबूत था। वीर का सदमा जल्दी से भ्रम में बदल गया। क्या ये राक्षस पहाड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे इस शरीर को नीचे ला सके? ये बहुत बेवकूफी है। क्या भाले के चारों ओर खुदाई करना आसान नहीं होगा? अगर वे अपने वर्तमान रास्ते का पालन करते हैं, तो उन्हें शरीर को नीचे लाने के लिए लगभग पूरे पहाड़ से खुदाई करनी होगी। वीर समझ नहीं पाए कि राक्षस क्या सोच रहे थे, और इसलिए उन्होंने ये देखने के लिए पहाड़ के चारों ओर उड़ना जारी रखा कि क्या उन्हें कुछ और मिल सकता है। वह निराश हो गए। उन्होंने पहाड़ के चारों ओर उड़ान भरी, लेकिन स्तंभ और पहाड़ से कील गए विशाल शव के अलावा खोजने के लिए कुछ भी नहीं था। राक्षसों को उस शरीर के पीछे होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वे चट्टानों में खुदाई कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एक कारण होना चाहिए कि वे शरीर को तुरंत नीचे क्यों नहीं ला सकते। वीर ने खुद से सोचा। वीर ने उन्हें दूर से देखते हुए एक लंबा समय बिताया। राक्षस पत्थर को तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठियों का उपयोग करते रहे। उन्होंने इसे राहत के साथ किया। वीर ने एक गणना की।
उनकी वर्तमान गति पर उन्हें पूरे पहाड़ को नीचे लाने में 10,000 से अधिक साल लगेंगे। डोंग, डोंग, डोंग। आसमान में घंटियां फिर से बजी। वीर ने अपना सिर उठाया। 3 सुइयां फिर से उत्तर की ओर इशारा कर रही थी। इसका मतलब था कि ये 12 बजे थे। घंटी सुनकर पहाड़ पर वार कर रहे राक्षसों ने अपना काम बंद कर दिया। वे सभी मुड़ गए और वापस चले गए जिस तरह से वे आए थे। जब राक्षस चले गए, वीर ने कुछ अविश्वसनीय देखा। पहाड़ जिसे राक्षसों ने अभी अभी खोदा था, धीरे धीरे वापस बढ़ रहा था। एक विशाल काय की मुट्ठी से बनाया गया हर छेद फिर से भर गया और पहाड़ वास्तव में बढ़ गया। वीर ये देखकर वहीं जम गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो ये सही ढंग से देख रहे थे, वीर कुछ देर तक वहीं रहे। राक्षसों ने जो गड्ढे बनाए थे वे छोटे और छोटे हो रहे थे। इसका मतलब था कि उनकी आंखें अजीब नहीं हो रही थी। पहाड़ वास्तव में बढ़ रहा था। बस वीर से घूर रहे थे जब उन्होंने अचानक एक तेज ध्वनि आवाज सुनी। जब वो आवाज उनके कानों पर पड़ी, वीर का सिर पूरी तरह से धुंधला हो गया। उन्होंने अपने कौशल को पकड़ा और नीचे गिरे। वो समुद्र में गिर गए। वीर ने जल्दी से उस भयानक ध्वनि शक्ति को भटकाने के लिए एक शक्ति कास्ट की। उन्होंने थोड़ा बेहतर महसूस किया, लेकिन उनका सिर अभी भी गूंज रहा था। वो पूरी तरह से आवाज को रोक नहीं सके। पानी से बाहर निकलने के लिए लड़ना आसान नहीं था। जब उनका सिर सतह पर पहुंचा तो वो उस आवाज को फिर से स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि आवाजें वास्तव में धातु स्तंभ से आ रही थी। धातु स्तंभ एक ड्रिल बिट की तरह घूमता था और धातु स्तंभ के पार के पैटर्न एक अजीब रोशनी के साथ चमकते थे। रोशनी धातु स्तंभ के साथ घूमती थी। डरावने विशाल काय के सीने में नक्काशी करती थी। घाव से खून निकलता था। विशाल काय के कवच और बालों पर छलक जाता था। खून हर उस चीज पर लाल धारियां छोड़ गया जिसे उसने छुआ था। वीर को अभी एहसास हुआ कि विशाल काय का कवच वास्तव में लाल नहीं था। यह बस उससे निकलने वाले खून से लाल रंगा गया था। खून स्पष्ट रूप से एक लंबे समय से विशाल काय के बालों में भिगो रहा था। प्राणी के बालों के केवल ऊपरी हिस्सों ने खून के छिड़काव से बचा था और अपने चांदी सफेद रंग को बनाए रखा था। वीर ने सोचा था कि विशाल काय, भाला लगाया गया शरीर बस एक शव था। हालांकि जैसे ही धातु स्तंभ घुमा, वीर शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकते थे। ऐसा लगता था जैसे वो अकल्पनीय दर्द से पीड़ित हो रहा था। वो आदमी जिंदा है। वीर सदमे में थे। तुम कौन हो? तुम यहां क्यों हो? वीर खुद से सोच रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक आवाज सुनी। धातु स्तंभ अभी भी विशाल काय के सीने में बर्बरता से ड्रिलिंग कर रहा था, लेकिन एक गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ भयानक प्राणी ने अपना सिर मोड़कर वीर की ओर देखा। उसकी आंखों ने अनियंत्रित बालों के माध्यम से वीर को देखा। भले ही विशाल काय बस उसे देख रहा था, इसने वीर को बेहद परेशान महसूस कराया। टकटकी इतनी तेज थी कि ऐसा लगभग महसूस होता था कि ये उसे जला रहा था। डरावने विशाल काय की आवाज काम गई जब वह बोला। ऐसा लगता था जैसे वो पीड़ित हो रहा था। वीर कल्पना नहीं कर सकते थे कि उस पल विशाल काय क्या महसूस कर रहा होगा। अगर आपके सीने में एक ड्रिल धकेलना अत्यधिक दर्दनाक नहीं था, तो ये चिंतित होगा। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? वीर पानी से पीछे की ओर उड़ान भरी। उन्होंने खुद और विशाल काय के बीच कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, इसलिए वो बोलने से पहले एक सावधान दूरी पर पीछे हट गए। डरावना विशाल काय वीर को घूरता रहा। उसने नजर नहीं हटाई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अगर तुम यहां आने में सक्षम थे, तो क्या तुम्हें पता नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूं? मुझे क्यों पता होना चाहिए कि तुम कौन हो? वीर ने पूछा, एक बार जब वह विशाल काय से थोड़ा और पीछे हट गए थे। डरावना विशाल काय चौंक गया और फिर वह हंसा। अगर तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो ये महान है।
इसका मतलब है कि तुम नहीं जानते कि सेक्रेड लीडर कौन है। तुम सेक्रेड लीडर हो। वीर चौंक गए। उन्होंने शुद्ध अविश्वास के साथ विशाल काय को देखा। जब विशाल काय ने वीर को यह पूछते हुए सुना तो वह भी चौंक गया। उसने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ वीर को देखा और वह बोला नहीं। यह ऐसा था जैसे वो कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जब विशाल काय चुप हो गया, वीर ने फिर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें पहाड़ से क्यों कील दिया गया है? डरावने विशाल काय ने वीर को एक विरोधाभासी रूप दिया। उसने कहा, मैं ब्रेक्सी अल्फा हूं। भले ही उसे एक पहाड़ से कील दिया गया था और यातना सह रहा था। डरावना विशाल काय बेहद गर्वित लगता था जब उसने वे शब्द कहे। यह ऐसा था जैसे पूरे ब्रह्मांड के पास उस एक सरल तथ्य के कारण उसकी ओर देखने का कारण था। तुम ब्रेक्सकीज के अल्फा हो। तो ये राक्षस वास्तव में ब्रेक्सकीज हैं। भले ही वीर ने पहले ही इतना अंदाजा लगा लिया था। डरावने विशाल काय को यह स्वीकार करते हुए सुनना कि वो ब्रेक्सकीज में से एक था, फिर भी थोड़ा सदमा लेकर आया। हां, दूसरे सभी भी ब्रेक्सकीज हैं। ब्रेक्सकी अल्फा जम गया और वीर से पूछा, तुम कौन हो? वीर, मैं एक नगण्य क्रिस्टलाइस हूं। वीर ने विनम्र होने की कोशिश करते हुए कहा, जब से क्रिस्टलाइसिस ने तुम्हारे जैसे शरीर विकसित किए हैं। ब्रेक्सकीज अल्फा ने वीर को देखा, लेकिन उसका चेहरा अभावुक था और उसके विचार छिपे रहे। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत लंबे समय तक बंद करके रखा गया है और नतीजतन तुम नहीं जानते कि बाहर की व्यापक दुनिया में क्या हो रहा है। आजकल क्रिस्टलाइसिस अलग है। वीर ने तब अपना सिर एक तरफ झुका दिया और पूछा, तुम्हें यहां क्यों बंद करके रखा गया है? तुम्हारे लोग तुम्हें क्यों नहीं बचा रहे हैं? तुम सही कहते हो। यह अब ब्रेक्सकीज का युग नहीं है। ब्रेक्सकी अल्फा ने आह भरी और कहा, अगर उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की होती तो उन्हें यहां हमेशा के लिए बंद नहीं किया जाता और हर दिन एक पहाड़ से खुदाई करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। तुम्हें यहां कौन फंसाने में सक्षम था? क्या यह सेक्रेड लीडर था? वीर ने पूछा। ब्रेक्सकी अल्फा ने पहले सेक्रेड लीडर का उल्लेख किया था, इसलिए शायद उन दोनों के बीच कोई संबंध था। ब्रेक्सकी अल्फा ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने कुछ और कहना शुरू किया, लेकिन फिर उनकी अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने वीर से कहा, जल्दी, मेरे बालों में छिप जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। वीर ने पहले ही देखा था कि कुछ ठीक नहीं था। यहां तक कि ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर भी आसन्न खतरे का संकेत देने वाली एक भावना जारी कर रहा था। ब्रेक्सकी अल्फा झूठ नहीं बोल रहा था। वीर का शरीर चमक गया। वह अल्फा के कंधे पर उड़ गए, फिर विशाल काय के बालों में चढ़ गए। जो कुछ भी होता है, तुम अपनी उपस्थिति का एकल धब्बा जारी नहीं कर सकते। ब्रेक्सकी अल्फा ने फुसफुसाया। उन्होंने बात करना बंद कर दिया और आसमान में ठंडी तरह से घूरने के लिए मुड़ गए। वीर ने खुद को विशाल काय के बालों में दबा दिया और अपनी उपस्थिति की भावना को कम कर दिया। ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर ने एक अजीब तरह की शक्ति जारी की जिसने उनके शरीर को बंद कर दिया। वीर का आभा गायब हो गया जब तक वह अपनी खुद की उपस्थिति का पता भी नहीं लगा सके। अचानक वीर ने उनके ऊपर अंतरिक्ष के माध्यम से एक लहर महसूस की। वीर ने आसमान में देखा और उन्होंने सूरज झड़ी के बगल के क्षेत्र से कुछ निकलते हुए देखा। जब उन्होंने उतरते हुए शरीर का आकार देखा, वीर लगभग चिल्ला पड़े। ये किंग जून था, वो प्राणी जिसे उन्होंने बहुत पहले प्लैनेट एक्लिप्स पर देखा था। घायल होने के बाद वीर ने उसे फिर से नहीं देखा था। वो विश्वास नहीं कर सके कि वो उसे यह फिर से देख रहे थे, सभी जगहों में से। हॉरिजॉन्टल ईवल, क्या तुमने इस पर कुछ विचार किया है? किंग जून सोने का कवच और सोने का हेलमेट पहने हुए था। वो आसमान में एक देवता राजा जैसा लगता था। उसकी आंखें बिजली की तरह थी। जब उन्होंने डरावने विशाल काय को देखा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे घाव लगभग भर गए हैं, फिर भी तुम्हारे पास यहां हर दिन बर्बाद करने का समय है। अगर तुम्हारे पास इतना समय है
तो तुम ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि किसने तुम पर हमला किया और तुम्हें ऐसा बनाया? डरावने विशाल काय ने कहा। गुस्सा होने के बजाय किंग जून ने शांत द्वेष से भरी आवाज में जवाब दिया, हॉरिजॉन्टल ईविल, क्या तुम वास्तव में यहां हमेशा के लिए फंसे रहना चाहते हो? क्या तुम अपने लोगों को बिना आराम के तुम्हें बचाने की कोशिश करते हुए देखना चाहते हो? भले ही तुम इस भाला लगाने की सजा का दर्द सह सकते हो, क्या तुम अपने लोगों को उनके बाकी जीवन के लिए बेकार में मेहनत करते हुए देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम चाहते हो कि वे इस जगह पर चलते फिरते शवों के समूह की तरह पीड़ित हों? किंग जून ऊपर से डरावने विशाल काय को नीचे देख रहा था। वो बादलों के ऊपर लगता था। हॉरिजॉन्टल ईविल लगातार यातना सह रहा था, लेकिन वह अभी भी हंसने में कामयाब रहा। भले ही सब मुझे छोड़ दें, न तो जीवित और न ही मृत ब्रेक्सकीज को स्वीकार करेंगे, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम लोग सुपर जीन चाहते हो? ठीक है, मैं इसे किसी को नहीं दे रहा हूं। वीर ने जब यह सुना तो अपनी सांस रोकी। आखिरकार मायावी सुपर जीन का एक और उल्लेख। किंग जून का चेहरा नहीं बदला। उन्होंने शांत भाव से हॉरिजॉन्टल ईविल को देखा और कहा, तुम सेक्रेड लीडर के सबसे कीमती रहस्य के लिए खुद और अपने लोगों का बलिदान कर रहे हो। क्या यह वास्तव में कीमत के लायक है? तुम्हें यहां यातना दी जा रही है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तुम्हारे सभी साथी ब्रेक्सकीज तुम्हारे साथ ही मरने वाले हैं। सेक्रेड लीडर अब कहां है? क्या उसने कभी तुम्हें बचाने की कोई इच्छा व्यक्त की है? क्या उसने कभी ब्रेक्सकीज के लिए कुछ किया है? तुम्हें बात करते रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी मुझसे सुपर जीन के रहस्यों को नहीं निकालेगा। स्काई आर्मो पहले असफल रहा, और तुम, किंग जून, तुम भी असफल हो जाओगे। कड़ी कोशिश करो। हॉरिजॉन्टल ने अपने उत्पीड़क का मजाक उड़ाते हुए कहा। किंग जून ने हॉरिजॉन्टल ईविल पर हंसा। हॉरिजॉन्टल ईविल के ताना मारने के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया। अपने पवित्र से अधिकतम दृष्टिकोण को मजबूती से जगह पर रखते हुए उन्होंने कहा, मेरे पास दुनिया का सारा समय है। तुम्हें अपना समय लेना चाहिए और इसके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। हालांकि मैं तुम्हें मिलने आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मैं कुछ समय के लिए दूर जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें एक छोटा उपहार दूंगा। यह तुम्हें हैरान कर देगा और मुझे लगता है कि तुम्हें इसका इंतजार करना चाहिए। इसका क्या मतलब होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल ईविल ने झुंझलाहट के साथ पूछा। जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम बहुत हैरान होगे। किंग जून के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। फिर वो घूमे उस सूरज की ओर उड़ान भरी जो एक घड़ी जैसा लगता था, और गायब हो गए। थोड़ी देर बाद हॉरिजॉन्टल ईविल ने एक कठोर आवाज में वीर से बात की। अब तुम बाहर आ सकते हो। वीर हॉरिजॉन्टल ईविल के बालों से बाहर निकले, राहत महसूस करते हुए। सौभाग्य से किंग जून पूरी बातचीत के दौरान वीर की उपस्थिति से अनजान रहे। भगवान ही जानते थे कि अगर उनकी उपस्थिति का खुलासा हो गया होता तो क्या हो सकता था। किंग जून के जाने के बाद ब्लैक क्रिस्टल आर्मोर भी अपनी सुप्त अवस्था में वापस आ गया। उनके इंद्रियों और तंत्रिकाओं से उन्हें मिलने वाले अलार्म धीरे धीरे शांत हो गए। तुम केवल किंग क्लास हो। तुम यहां कैसे पहुंचे? हॉरिजॉन्टल ईविल ने वीर से पूछा। उनके लिए हफ्डीफाइड्स और किंग्स समान थे। उनमें कोई अंतर नहीं था। वीर ने उन्हें 4 शीप क्यूब के बारे में बताया, और हॉरिजॉन्टल ईविल ने वीर के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद उन्होंने झुंझलाहट की। इसका मतलब है कि 4 शीप क्यूब एक खजाना है जो एंटी मटीरियल वर्ल्ड से आता है। यह निश्चित रूप से काफी अजीब है। शायद यही कारण है कि इसने तुम्हें यहां भेजा। ये किस तरह की जगह है, और वो आदमी कौन था? वीर ने पूछा। हॉरिजॉन्टल ईविल ने वीर को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना एक सवाल पूछा। मुझे बताओ कि आजकल ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। धैर्यवान रहते हुए वीर ने इन दिनों ब्रह्मांड की स्थिति का वर्णन करना शुरू कर दिया।
हॉरिजॉन्टल ईविल ने हर शब्द को सुना और बहुत सारे सवाल पूछे। चर्चा आगे बढ़ने पर उनका चेहरा अधिक से अधिक चिंतित होता गया। हॉरिजॉन्टल ईविल ने आखिरकार आसमान में सूरज की ओर देखा और वीर को बात करना बंद करने का इशारा किया। मेरा समय लगभग खत्म हो गया है, तुम्हें कल वापस आना चाहिए। वीर जारी रखने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिर घंटियां बजते हुए सुना। उन्होंने अपना सिर उठाया और देखा कि पूरे 12 घंटे बीत चुके थे। धातु स्तंभ घूमना बंद कर दिया और उसकी रोशनी फीकी पड़ गई। ये एक साधारण धातु के खंभे जैसा दिखने लगा। हॉरिजॉन्टल ईविल की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और वह ऐसा लगता था जैसे वो गहरी नींद में चले गए हों। भले ही वीर ने उसे जगाने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद वीर ने ब्रेक्सकीज को अपनी ओर आते हुए सुना। उन्होंने वीर को नहीं देखा और वे उस पहाड़ की खुदाई करने के लिए वापस आ गए। जब वीर ने यह फिर से देखा तो उन्हें अपने दिल में सहानुभूति की एक तेज पीड़ा महसूस हुई। यह देखना परेशान करने वाला था कि उन्हें क्या करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जब उन्होंने और जान लिया था, ये ब्रेक्सकीज हर दिन पहाड़ में खुदाई करने की कोशिश करते हैं। वे अपने अल्फा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक कार्य है जिसे वे कभी पूरी तरह से पूरा नहीं करेंगे। जिसने भी इसे स्थापित किया वह अकल्पनीय रूप से बुरा है। उन्हें मारना सरल होता, लेकिन वह चाहता था कि वे अपने बाकी जीवन के लिए इस दर्दनाक अस्तित्व को सहन करें। इसके बारे में सोचना काफी डरावना है। वीर ने आह भरी। वो वहां और नहीं रुके। वो 4 शीप क्यूब में वापस उड़ गए। जब वो अंडरवर्ल्ड लेक लौटे तो उन्होंने बाबी और 16 सुअरों को वहां इंतजार करते हुए पाया। जब वो वापस आए तो वे सभी वीर को देख रहे थे। जब मैं अनुपस्थित था तब एक्सक्विजिट और लिली नहीं दिखाई दिए। वीर ने बार्बी को उठाते हुए पूछा। नहीं। बार्बी ने अपना सिर हिलाया। वीर ने सिर हिलाया। ये चिंता करने के लिए एक कम बात थी। उन्होंने 4 शीप क्यूब को डेस्टिनीज टावर के अंदर रखने की कोशिश की और वह बिना किसी कठिनाई के इसे अंदर फिसलाने में सक्षम थे। उन्होंने राहत की सांस ली। अगर भविष्य में मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं जाऊंगा और उस हॉरिजॉन्टल ईविल से मिलूंगा। शायद मैं उससे कुछ रहस्य निकाल सकता हूं। जो किंग जून को कहना था, उससे लगता है कि हॉरिजॉन्टल ईविल का सेक्रेड लीडर के साथ एक काफी ठोस संबंध है। वीर ने खुद से सोचा। फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि वो हॉरिजॉन्टल ईविल से कुछ और रहस्य कैसे निकाल सकते हैं। वह एक आसान कार्य नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल ईविल वर्षों से वहां थे और उन्होंने अपने उत्पीड़क को अपने रहस्यों का खुलासा नहीं किया था, जो व्यावहारिक रूप से एक देवता था। वीर, दूसरी ओर, बस एक अजनबी था। उन दोनों के बीच विश्वास का कोई भी दिखावा बनाना बहुत मुश्किल होगा। शक्तिशाली ब्रेक्सकी से रहस्य निकालना मुश्किल होगा। वीर ने आधे दिन तक झील के किनारे अभ्यास किया। वो उस रहस्यमय दुनिया की यात्रा करने और हॉरिजॉन्टल ईविल से फिर से मिलने से पहले 12 घंटे इंतजार करने वाले थे। लेकिन उनके जाने का समय आने से पहले उन्होंने किसी को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। अंकल वायु, वीर ने कहा। जब उन्होंने आदमी का आकार देखा तो एक भौं उठाई। लूक स्काईवॉकर एक क्रेन पर उनकी ओर सवारी कर रहे थे। लूक स्काईवॉकर क्रेन से उतरे। वो मुस्कान के साथ वीर के पास आए और पूछा, वो काम जो नेता ने तुम्हें करने के लिए कहा था, वो अब तक कैसा चल रहा है? तुम्हारा क्या मतलब है? स्काई पैलेस लीडर ने मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। वीर ने हैरान होने का ढोंग करते हुए कहा। लूक स्काईवॉकर ने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत सावधान हो। तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन तुम्हें उस महिला को ढूंढना होगा, जल्दी से। जब उन्होंने ये सुना, वीर को विश्वास हो गया कि लूक स्काईवॉकर वास्तव में जानते थे कि स्काई पैलेस लीडर ने उन्हें क्या करने के लिए कहा था। उन्होंने आत्मसमर्पण में एक हाथ उठाया और कहा, आउटर स्काई आने के बाद मुझे बहुत सारे वेरी हाई से मिलने का मौका नहीं मिला है। मैं अपने लक्ष्य का पता कैसे लगाऊंगा? निजी तौर पर
वीर सोच रहे थे, और भले ही मैं बहुत सारे वेरी हाई से मिला होता, मैं बस उन्हें यह खुलासा करने के लिए कपड़े नहीं उतार सकता कि उनके दिल के पास एक जन्म चिन्ह है या नहीं। ये एक बहुत मुश्किल स्थिति है, लेकिन मेरा मानना है कि तुम्हारे पास वह है जो लगता है। लूक स्काईवॉकर ने मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा क्या मतलब है, और तुम ये क्यों नहीं कर सकते? वीर ने झुंझलाहट की। यह तुम्हारा कार्य है, मेरा नहीं। मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं। लूक स्काईवॉकर मुस्कुराए और आगे कहा, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो कुछ दिनों में एक्सक्विजिट और लिली तुम्हें गॉड एरिया ले जाएंगे। तुम बेहतर व्यवहार करना। गॉड एरिया? मैं बस एक हवडीफाइड हूं। मैं गॉड एरिया कैसे जाऊंगा? वीर ने घबराहट में पूछा। उन्होंने पहले गॉड एरिया के बारे में सुना था। यह एक बहुत ही खास जेनोजेनिक स्पेस था, बल्कि कोर एरिया जैसा था। जबकि केवल किंग्स ही कोर एरिया में जा सकते थे, गॉड एरिया डीफाइड्स के लिए आरक्षित एक जेनोजेनिक स्पेस था। वेरी हाई के पास तुम्हारे लिए गॉड एरिया में प्रवेश करने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें वहां नुकसान पहुंचा सकती है। लूक स्काईवॉकर ने हंसते हुए कहा, गॉड एरिया में जेनोजेनिक्स का शिकार करने से प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है? वीर को समझ नहीं आया। लूक स्काईवॉकर की मुस्कान कठोर थी। उन्होंने वीर से कहा, गॉड एरिया में उनके पास सिर्फ आदिम जेनोजेनिक्स ही नहीं है, उनके पास सभी प्रकार के डीफाइड लेवल जेनोजेनिक्स है। यहां तक कि एक सुपर मजबूत हवडीफाइड भी खुद को गॉड एरिया फूड चेन के निचले स्तर पर पाएगा। गॉड एरिया में जेनोजेनिक्स को मारना असाधारण रूप से मुश्किल होगा। 10,000 कदम पीछे हटते हुए, भले ही तुम उन्हें मार सकते, तुम्हें गॉड एरिया नहीं जाना चाहिए। आउटर स्काई में पहले से ही बहुत सारे जेनोजेनिक्स हैं। वास्तव में उनके पास शायद गॉड एरिया में रहने वाले लोगों से अधिक है, इसलिए रेशम के कीटों को गॉड एरिया नहीं जाना चाहिए। तो फिर वे हमें वहां ले जाने पर इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं? वीर ने और भी भ्रमित होकर पूछा। लूक स्काईवॉकर से, सरल, वे चाहते हैं कि हम अन्य डीफाइड एलीट से लड़े। जब वीर ने यह सुना तो वो अविश्वास में लगभग हंस पड़े। अन्य डीफाइड से निपटना डीफाइड जेनोजेनिक्स से निपटने की तुलना में अधिक कठिन है। अगर मैं डीफाइड जेनोजेनिक्स को नहीं मार सकता तो मैं डीफाइड एलीट से कैसे निपटूंगा? अच्छा सवाल। सामान्य रूप से हमारे पास किसी अन्य जाति के डीफाइड से लड़ने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन वेरी हाई के साथ चीजें थोड़ी अलग हैं। लूक स्काईवॉकर ने मुस्कान के साथ कहा। अब वीर समझ गए। वेरी हाई के पास उन्हें अन्य डीफाइड वॉरियर्स के खिलाफ खड़ा करने का एक विशेष उद्देश्य था। ये एक मुड़े हुए तरीके से प्रशिक्षण था। ये देखते हुए कि रेशम के कीट वेरी हाई के लिए मूल्यवान थे, अन्य जातियों के डीफाइड्स उन पर आसानी से जाएंगे। वे वीर जैसे रेशम के कीटों को नहीं मारेंगे, और रेशम के कीट अन्य जातियों के लड़ाकों के खिलाफ लड़ सकते थे, जिससे वे अपने ज्ञान और शक्ति को बढ़ा सकते थे। वे ऐसा करके अधिक अनुभव प्राप्त कर सकते थे। वे मूल रूप से पूरे ब्रह्मांड के डीफाइड्स को स्पैरिंग पार्टनर के रूप में उपयोग कर रहे होंगे। केवल वेरी हाई ही इस तरह की साहसिक योजना को आजमाने की हिम्मत करेंगे। अगर हम एक गुस्सैल डीफाइड में भाग जाते हैं तो क्या होगा? कुछ डीफाइड्स हो सकते हैं जो हमें मारने से बचने के लिए वेरी हाई का पर्याप्त सम्मान नहीं करते हैं। तब हम क्या करेंगे? वीर ने भ्रम के साथ पूछा। भले ही वेरी हाई शक्तिशाली थे, लेकिन कोई मौका नहीं था कि हर एक व्यक्ति उनका सम्मान करता था। अगर वीर किसी ऐसे व्यक्ति से भाग गए जो किसी कारण से वेरी हाई को नापसंद करता था, तो गॉड एरिया की उनकी छोटी छुट्टी काफी घातक साबित हो सकती थी। लूक स्काईवॉकर ने अपना सिर वीर की ओर झुका दिया। क्या तुम भूल गए हो कि रेशम के कीट क्या है? वेरी हाई के लिए हमें उपकरण माना जाता है, और अगर कोई उपकरण टूटता है तो उसे बदला जा सकता है। रुकने के बाद लूक स्काईवॉकर ने कहा, साथ ही बहुत सारे डीफाइड्स वेरी हाई के बारे में यह जानते हैं। अगर उन्होंने वेरी हाई के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया तो यह उनके लिए समस्याएं पैदा करेगा। उनमें से कुछ हमें
वेरी हाई के चुने हुए लोगों को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए काफी उत्सुक हैं। वे शायद हमें मारना नहीं चाहते, लेकिन वे हमें पीड़ित करने में अधिक आनंद लेंगे। जब तुम वहां जाओ तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अपनी गांड पर लात मारने के लिए गॉड एरिया जा रहे हैं। वीर की एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। ये सत्य के काफी करीब है, लेकिन इस तरह की लड़ाइयां हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करने और हमारी लड़ाई क्षमताओं में सुधार करने में मदद करेंगी। बहुत सारे हाफ डीफाइड सिल्कवॉर्म्स गॉड एरिया की लड़ाइयों में डीफाइड बन जाते हैं। मुझे लगता है कि इसे चांदी की परत माना जा सकता है। लूक स्काईवॉकर ने झुंझलाहट की, फिर आकस्मिक रूप से वीर को हाथ हिलाया। मैं जा रहा हूं। तुम्हें उस काम में जल्दी करनी होगी जो नेता ने तुम्हें दिया था। 4 साल न तो लंबा और न ही छोटा समय है। किसी भी तरह तुम्हें इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। निश्चित रूप से इसके ठीक बाद लूक स्काईवॉकर और वीर की ये बातचीत हुई। लिली और एक्सक्विजिट अंडरवर्ल्ड लेक पर दिखाई दिए। वहां उन्होंने वीर को बताया कि उन्हें गॉड एरिया जाना होगा अभ्यास करने के लिए। वीर ने खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए वह आसानी से सहमत हो गए। लेकिन इसकी वजह से वीर को हॉरिजॉन्टल ईविल को देखने का दूसरा मौका नहीं मिला। गॉड एरिया में प्रवेश कोर क्षेत्र के समान तरीके से किया गया था। एक व्यक्ति को सब्सटेंस चेंज उत्पन्न करनी पड़ती थी और फिर वे गॉड एरिया डोर को खोल सकते थे। वीर और अधिकांश अन्य रेशम के कीटों ने अभी तक सब्सटेंस चेंज उत्पन्न नहीं की थी, लेकिन वेरी हाई के पास एक जीन फ्लूइड था जो उन्हें कम समय के लिए सब्सटेंस चेंज उत्पन्न करने की अनुमति देगा। इस तरह वे अपनी प्राकृतिक आरोहण प्रक्रिया पर भरोसा करने पर संभव होने की तुलना में जल्द ही गॉड एरिया में प्रवेश कर सकते थे। वेरी हाई भी अपने रेशम के कीटों का पालन करने के लिए रेशम के कीटों के लिए एक विशेष कनेक्शन का उपयोग कर सकते थे, लेकिन चूंकि इस जीन फ्लूइड को बनाना मुश्किल था, इसलिए प्रत्येक रेशम कीट को सामग्री की केवल 3 शीशियां दी गई। इसका मतलब था कि जब तक वीर डीफाइड नहीं बन गए, वो केवल 3 बार गॉड एरिया जा सकते थे। इसलिए हर बार जब वो गॉड एरिया जाते तो उन्हें बाहर निकलने से पहले वहां जितना हो सके उतना समय तक रहना पड़ता था। वीर ने अपनी पहली शीशी जीन फ्लूइड का उपयोग करने के बाद उनकी शक्ति नहीं बढ़ी, हालांकि उनके पूरे शरीर में बदलाव होने लगे। वो एक सब्सटेंस चेन उत्पन्न करने में सक्षम थे। ये सच्चाई में एक छवि थी, हालांकि इसमें एक सब्सटेंस चेन की संरचना थी। इसमें डीफाइड लेवल की शक्ति की कमी थी। तरल पीने के बाद वीर की व्यक्तिगत शक्ति नहीं बढ़ी। गॉड एरिया का दरवाजा खोलने की प्रक्रिया कोर क्षेत्र का दरवाजा खोलने के समान थी। केवल अंतर यह था कि लिली और एक्सक्विजिट भी उस गॉड एरिया डोर में प्रवेश कर सकते थे जो वीर ने खोला था। वे वीर के साथ गॉड एरिया में कदम रखे। गॉड एरिया नियमित ब्रह्मांड जैसा दिखता है। वीर ने खुद को एक घास के मैदान पर खड़ा पाया। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्होंने सोचा कि गॉड एरिया और ब्रह्मांड समान दिखते हैं। सबसे बड़ा अंतर यह तथ्य था कि उनके आसपास की भूमि हर दिशा में जहां तक वह देख सकते थे वहां तक फैलती हुई लगती थी। कोई अंत नहीं लगता था। तुम अभी ही गॉड एरिया आए हो, इसलिए तुम अभी तक इस जगह से परिचित नहीं हो। लिली ने कहा, जब तुम एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि गॉड एरिया वास्तव में कितना डरावना हो सकता है। गॉड स्पिरिट स्टॉर्म क्या है? वीर ने पूछा। गॉड एरिया में कोई जेनोजेनिक्स नहीं है। आमतौर पर वे केवल तब दिखाई देते हैं जब एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म आती है। जेनोजेनिक्स केवल ऐसे तूफानों में दिखाई देते हैं। तो ये तुम्हें गॉड एरिया की क्रूर वास्तविकता दिखाएगा। अगर कोई गॉड स्पिरिट स्टॉर्म नहीं होती तो तुम इस जगह को एक छुट्टी के हॉटस्पॉट की तरह मान सकते थे। लिली हंसे। जब वे बात कर रहे थे, कोई आसमान से उनकी ओर उड़ता हुआ आया। वीर ने देखा कि वह कौन था और उन्होंने देखा कि वह एक डीफाइड एक्सट्रीम किंग था। क्या तुम वह एक्सट्रीम किंग हो जिसे बाओ लियन के रूप में जाना जाता है? एक्सक्विजिट ने पूछा। तुम कौन हो? डीफाइड एक्सट्रीम किंग ने भ्रम के साथ एक्सक्विजिट को देखा।
हम वेरी हाई के एक्सक्विजिट और लिली हैं। अभिवादन। एक्सक्विजिट और लिली ने आदमी को अभिवादन किया। बाओ लियन ने वेरी हाई शब्द सुने और उन्हें कुछ याद आया। वो मुस्कुराए और पूछा, तुम दोनों वेरी हाई की महिलाएं हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बाओ लियन ने वह कहा, लेकिन उन्होंने इसके बजाय वीर को देखा। वह जाहिर तौर पर जानते थे कि लिली और एक्सक्विजिट उसे क्या करने के लिए चाहते थे। उन्होंने वीर को भी पहचाना। एक्सट्रीम किंग के लोगों के लिए वीर को पहचानना मुश्किल था। आखिरकार उन्होंने एक राजकुमार को मारा था, एक बुजुर्ग को हराया था और किंग बाई के पसंदीदा बेटे का अपहरण किया था। ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग थे जो पहली नजर में वीर को नहीं पहचान सकते थे, लेकिन अधिकांश एक्सट्रीम किंग ने किया। उनके लिए उनका नफरत उनके दिलों में गहरा चला गया। मैंने सुना था कि वीर वेरी हाई का एक रेशम कीट बन गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह इतनी जल्दी गॉड एरिया में दिखाई दिया है और यहां मैं हूं, उससे मिल रहा हूं। यह मेरे लिए एक महान मौका है, बाओ लियन ने खुद से सोचा। उनकी आंखें चमक उठीं। बाओ लियन की वेरी हाई के सामने वीर को मारने की योजना नहीं थी, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग उसे सबक सिखाने के लिए करना चाहता था। इसके खिलाफ वेरी हाई कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन बाओ लियन को पता था कि वीर के पास शील्ड ऑफ द मडूसास गेज था। मैंग लाई भी वीर द्वारा जमा दिया गया था और आकाश में लटका छोड़ दिया गया था। उस घोर हार के बाद एक्सट्रीम किंग ने मैंग लाई को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए थे। इसके अलावा बाओ लियन सिर्फ एक प्रिमिटिव डीफाइट था। अगर इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता तो वो शील्ड ऑफ द मडूसास गेज का सामना करने की हिम्मत नहीं करता। हम वीर को अभ्यास के लिए गॉड एरिया लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसे कुछ सिखा सकते हैं, सर, लिली ने कहा। अगर आप दोनों मुझसे ये पूछ रहे हैं तो मैं मदद न करके चूक जाऊंगा, लेकिन अगर हम हथियारों का उपयोग करते हैं तो कोई घायल हो सकता है। मेरा सुझाव है कि हम खजानों का उपयोग न करें। आप दोनों इस बारे में क्या सोचते हैं? बाओ लियन ने मुस्कान के साथ कहा। आप जो कहते हैं वो समझ में आता है, मिस्टर बाओ। एक्सक्विजिट देख सकती थी कि बाओ लियन क्या सोच रहा था, लेकिन वो फिर भी उसके सुझाव से सहमत थी। अगर वे सहमत नहीं होते तो बाओ लियन वीर के खिलाफ लड़ने से मना कर सकता था, और अगर खजानों की अनुमति होती तो वीर को शायद उतना युद्ध अनुभव नहीं मिलता। लिली और एक्सक्विजिट के लिए यह उद्देश्य को विफल कर देता। जहां तक बाओ लियन के वीर को मारने की कोशिश करने की बात थी, एक्सक्विजिट चिंतित नहीं थी। बाओ लियन सिर्फ एक प्रिमिटिव डीफाइट था। भले ही वो खजानों का उपयोग नहीं करेगा, वीर के पास अभी भी गॉड्स वॉन्डर था। वो अपने आप में बहुत अच्छा था। अगर भागने की आवश्यकता होती तो उसके लिए खतरे से बचना मुश्किल नहीं होता। उन दोनों के पास होने के कारण वीर का मारा जाना असंभव था। वीर की इस मामले पर कोई राय नहीं थी। वो अपनी वर्तमान ताकत और एक प्रिमिटिव डीफाइट की ताकत के बीच अंतर जानने में अधिक रुचि रखते थे। बाओ लियन एक्सक्विजिट को सहमत होते देख मुस्कुराया और कहा, उस स्थिति में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। वीर भी जानता था कि बाओ लियन क्या सोच रहा था, लेकिन उन्होंने इस मामले को संबोधित नहीं किया। वह बाओ लियन के पास चले गए और आदमी को देखा। बाओ किन से तुम्हारा क्या संबंध है? जब वीर ने बाओ किन नाम लिया तो बाओ लियन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने बर्फीली आवाज में कहा, बाओ किन एक परिवार का सदस्य है। आह, तुम लोग परिवार हो, ये अच्छा है। पिछली बार जब हम मिले थे तब मुझे उसके साथ मामले खत्म करने को नहीं मिले थे। अगर तुम एक ही परिवार से हो तो मुझे तुम्हारे माध्यम से अपना बदला लेने दो, परिवार के पाप और सब कुछ। वीर ने कहा, बेशक, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन बदला लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? बाओ लियन ने अंधेरे में हंसते हुए पूछा। अपना बदला लेने के लिए मुझे लगता है कि यह केवल सही है कि हम अपने जीवन के लिए लड़े।
तुम्हें नियमों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करो। आखिरकार जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। वीर ने कहा, हाँ, तुम मुझसे लड़ने के लिए शील्ड ऑफ दी मेडुसास गेज का उपयोग करने जा रहे हो। बाओ लियन ने वीर को देखा और कठोर आवाज में बात की। उन्हें नहीं लगा कि वीर इतना अच्छा होगा कि अगर चीजें इस तरह से समाप्त हुई तो वो उन्हें खुद को मारने देगा। वीर ने बात नहीं की। उन्होंने अपना अपोलो सेट उतारा और उस पोशाक को लिली को सौंप दिया। फिर उन्होंने शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज भी उसे पास कर दिया। बस पहले की तरह मैं खजानों का उपयोग नहीं करूंगा। हालांकि तुम अपनी पसंद का कुछ भी उपयोग कर सकते हो। वीर ने खजानों से खुद को मुक्त करने के बाद बाओ लियन से कहा। बाओ लियन ने भ्रम के साथ वीर को देखा। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वीर क्या सोच रहा था, लेकिन जो कुछ भी था, ऐसा लग रहा था कि आदमी आत्महत्या कर रहा है। लेकिन वीर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मरना चाहता है। बाओ लियन ने सोचा कि उसके पास जरूर कोई चाल होगी। क्या एक एक्सट्रीम किंग डी5 एक नंगे हाथ वाले हफ डी5 से डरता है? वीर ने भेड़िया जैसी मुस्कान के साथ बाओ लियन को देखा। मुझे बस डर है कि ये दोनों महिलाएं असहमत हो सकती हैं। बाओ लियन ने एक्सक्विजिट और लिली को देखते हुए कराह भरी। अगर ये उसका फैसला है तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, एक्सक्विजिट ने कहा। वो और लिली वीर का दिमाग पढ़ सकती थी, इसलिए उन्हें अपने इरादों को समझाने की आवश्यकता नहीं थी। उस स्थिति में कृपया इसे वेरी हाई के प्रति अनादर के प्रदर्शन के रूप में न लें। बाओ लियन की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं। उन्होंने वीर को घूरकर देखा क्योंकि सब्सटेंस चेन्स उनके चारों ओर पंखुड़ियों की तरह खुल गई। उन्होंने उसे लपेट लिया। वीर हिले नहीं, लेकिन उन्होंने दी स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति को जितना आगे बढ़ाया जा सकता था उतना आगे बढ़ाया। उन्होंने बाओ लियन को देखा और कहा, करो। अगर तुम मुझे पहले वार करने देते हो तो मुझे डर है कि तुम पलटवार नहीं कर पाओगे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करके खुश हूं। वीर की डींग सुनने पर बाओ लियन क्रोध से भर गया था। वह जानलेवा लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। उन्होंने अपनी उंगलियां चौड़ी खोली और वीर को देखा। वीर के बगल में एक विशाल कमल का खूल सब्सटेंस चेन दिखाई दिया। पंखुड़ियां फड़फड़ाकर खुली, जैसे कि वे वीर को पकड़ने और गला घोंटने के लिए तैयार थी। वीर टेलीपोर्ट हो गए। हवा की तरह वो हमले से बाहर निकल गए। बाओ लियन की शक्ति खिलते हुए फूलों की तरह लग रही थी। जहां भी उनके हमले जाते थे, कमल दिखाई देते थे। इससे वीर फूलों के सागर में नाचते हुए दिखाई दिए। वीर शांत थे। उन्होंने फूलों के सागर के चारों ओर यात्रा की। बाओ लियन की सब्सटेंस चेन से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। वीर की युद्ध शक्ति में सुधार हुआ है। डी5 बाओ लियन उसे पसीना भी नहीं बहा रहा है। लिली बड़बड़ाई। जब भी वो वीर का दिमाग पढ़ती थी और देखती थी कि वह कितना शांत है, तो वह चौंक जाती थी। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि रेड ब्लड डीमन के खिलाफ लड़ाई ने उसे बहुत बढ़ने में मदद की। ये शर्म की बात है कि हम उस लड़ाई का विवरण नहीं देख पाए। अगर हम देख पाते तो इसने हमारी बहुत मदद की होती। ये ठीक है, गॉड एरिया में हम कई और एलिट से मिलने के लिए बाध्य हैं। हमें सीखने के लिए और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। लिली ने कहा, यह एक जैसा नहीं है। रेड ब्लड डीमन के खिलाफ लड़ना एक असली डेथ मैच था। इस गॉड एरिया में अन्य एलिट्स तुम्हारे और मेरे कारण वीर पर आसान होने जा रहे हैं। वीर को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। उसका जीवन वास्तव में खतरे में नहीं है। एक्सक्विजिट थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर उसने आगे कहा, हालांकि ये लड़ाई वीर को अच्छी मात्रा में मदद करेगी। अगर तुम और मैं करीब से ध्यान दें तो हम इससे कुछ हासिल करने के लिए बाध्य हैं। लिली ने सिर हिलाया और फिर उन दोनों ने बात करना बंद कर दिया। वे वीर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने और ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इस तरह की लड़ाई के दौरान उनका दिमाग कैसे काम करता है।
बाओ लियन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें वीर को रोकने का कोई अंदाजा नहीं है। उनकी गति और शक्ति वीर से अधिक थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी को अभी भी पता था कि वो कहां हमला करने जा रहा था। वीर हमेशा सुरक्षा के लिए दौड़ सकते थे और उनके हमलों को शून्य कर सकते थे। वीर अपने दुश्मन से ज्यादा निराश थे। वह एक प्रिमिटिव डीफाइड के खिलाफ थे, लेकिन बाओ लियन रेड ब्लड डीमन से कहीं ज्यादा कमजोर थे। उनकी शक्ति का स्तर समान हो सकता है, लेकिन बाओ लियन की इच्छा शक्ति और युद्ध अनुभव कहीं अधिक घटिया थे। रेड ब्लड डीमन के पास वास्तव में एक सच्चे देवता का दिमाग था। वह एक औसत प्रिमिटिव डीफाइड जैसा बिल्कुल नहीं था। वीर को एहसास हुआ कि वह अब एक उचित प्रिमिटिव डीफाइड से लड़ रहा था। हालांकि वह मजबूत नहीं था, फिर भी प्रिमिटिव डीफाइड के लिए वीर को अपने अधीन रखना आसान नहीं होगा। अगर उनकी चारों जीन आर्ट्स को हाफ डीफाइड तक बढ़ाया गया होता, तो वह शायद अपेक्षाकृत आसानी से एक प्रिमिटिव डीफाइड को नीचे गिरा सकते थे। बाओ लियन वीर को दबा नहीं सका। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। वो एक्सट्रीम किंग का एक डीफाइड था, फिर भी वो वीर को दबा नहीं सका, जो किसी भी खजाने का उपयोग भी नहीं कर रहा था। अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो ये शर्मनाक होगा। बाओ लियन ने एक्सक्विजिट और लिली को भावहीन चेहरों के साथ लड़ाई को घूरते हुए देखा। उन्होंने खुद से सोचा, अगर वीर की मरने की इच्छा है तो मैं उसे मार डालूंगा, भले ही वो वेरी हाई के साथ हो। इस विचार के साथ बाओ लियन ने संकोच करना बंद कर दिया। उसका माथा एक दिव्य प्रकाश से चमक उठा। उसकी भौं पर एक सफेद कमल का फूल दिखाई दिया और वो गोल गोल घूमने लगा। आखिरकार यह आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि बाओ लियन का किंग बॉडी क्या पूरा कर सकता है। वीर को यह होने की उम्मीद थी और इसलिए उन्होंने बाओ लियन को ध्यान से देखा। जब कमल खुले तो बाओ लियन हवा में बैठे एक बुद्ध की तरह थे। कमल एक छाया बन गया जिसने उसके शरीर को अपने भीतर बंद कर लिया। वह कमल के खूल से पैदा हुए किसी आध्यात्मिक प्राणी जैसा था। वीर बाओ लियन के शरीर से एक अजीब तरह की उपस्थिति जारी होते हुए महसूस कर सकते थे। यहां तक कि वीर को भी उनकी तारीफ करनी पड़ी। उन्होंने कहा, एक्सट्रीम किंग के किंग बॉडी बहुत डरावने हैं। सिर्फ अपने किंग बॉडी का उपयोग करने से ही उन्हें अपनी उपस्थिति को कई गुना बढ़ाने की अनुमति मिली है। एक सामान्य जाति के डीफाइड्स एक्सट्रीम किंग के डीफाइड्स के खिलाफ नहीं लड़ सकते। जब वीर अभी भी विचारों में खोए हुए थे, बाओ लियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम अपनी मौत को मांग रहे हो। जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा है, उसके लिए मुझे दोष मत देना। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है, अन्यथा बकवास करना बंद करो। वीर ने कहा। बाओ लियन नहीं बोला। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक वीर को देखा। वीर को लगा जैसे बाओ लियन की दृष्टि अब उन पर है। उन्होंने अचानक अपने चारों ओर एक अजीब ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन ये नई शक्ति क्या थी, वीर निर्धारित नहीं कर सके। ऐसा था जैसे वह थी, लेकिन वह नहीं थी। उस नजर के बाद बाओ लियन ने अपना सिर फेर लिया और भागना शुरू कर दिया। हमने अभी तक विजेता का निर्धारण नहीं किया है। तुम कहां जा रहे हो? वीर ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम मर चुके हो। जाओ और अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। बाओ लियन ने अपने कंधे पर से कहा जब वह दूर जाते रहे। उनका दौड़ता हुआ रूप जल्द ही दृष्टि से ओझल हो गया। वीर बाओ लियन के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन वह अजीब, लगभग पता न लगने वाली शक्ति उन्हें बीमार महसूस करा रही थी। चूंकि एक्सक्विजिट और लिली पास थे, वीर प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अपनी अन्य जीन आर्ट्स का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उनकी ओर देखा और कहा, क्या आप दोनों ने देखा कि बाओ लियन ने मुझ पर किस तरह की शक्ति का उपयोग किया? लिली ने सिर हिलाया। बाओ लियन पूर्व शासक किंग बाओ का एक वारिस है। बाओ लियन उनके बच्चों में से एक है। अभी किंग बाई प्रभारी है। किंग बाओ बहुत शक्तिशाली नहीं थे,
इसलिए वह इतने प्रसिद्ध नहीं है। क्या आप बता सकती हैं कि मुझ पर किस तत्व का उपयोग किया गया था? वीर ने पूछा। एक्सक्विजिट ने वीर के शरीर की जांच की। थोड़ी देर बाद उसने कहा, वेरी हाई ऊर्जा के प्रकारों को समझने में बहुत कुशल है, लेकिन बाओ लियन की शक्ति बहुत अजीब है। मैं भी नहीं बता सकती कि उन्होंने किस तत्व का उपयोग किया। ये कॉजल पावर जैसा लगा, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। एक्सक्विजिट और लिली दोनों के ये निर्धारित करने में असमर्थ होने के कारण कि उन्होंने अभी क्या देखा था, वीर ने भौं चढ़ा ली। उन्होंने अपने शरीर की जांच करने के लिए दी स्टोरी ऑफ जीन्स का उपयोग किया, लेकिन उन्हें अपने भीतर कुछ भी अजीब नहीं मिला। उनकी शक्ति अप्रभावित लग रही थी। कोई छिपे हुए घाव या कुछ भी नहीं था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बाओ लियन की शक्ति ने उनके साथ क्या किया था। क्या बाओ लियन मेरे साथ मजाक कर रहा है? वीर ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने शरीर की दोबारा जांच की कि सब ठीक है। एक्सक्विजिट और लिली ने कई अलग अलग तरीकों का उपयोग करके वीर की जांच की, लेकिन वे कुछ भी जानने में असफल रहे। वीर अपने चारों ओर किसी प्रकार की शक्ति का पता लगा सकते थे, लेकिन इसे हटाया नहीं जा सका। हालांकि उनके दिल में उन्हें लगा जैसे कुछ बहुत गलत है। जब वीर अपनी प्रोफेसर मंत्रा एरिया का उपयोग करने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अचानक आसमान से एक डरावनी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। उन तीनों ने तुरंत यह देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया कि क्या आ रहा था। धूप वाले आसमान, बादल और घने हो रहे थे। अचानक उनके चारों ओर सब कुछ काला पड़ गया। पलक झपकते ही आसमान अंधेरा दिखने लगा। एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म आ गया है, हमें जाना होगा। एक्सक्विजिट और लिली सदमे में दिखाई दिए। उन्होंने गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग करके वीर को अपने साथ खींच लिया। वे गॉड स्पिरिट स्टॉर्म से जितना संभव हो सके दूर रहना चाहते थे। एक्सक्विजिट और लिली पहले से ही हफ्डीफाइड थे। उन्होंने केवल इन भूमि में उद्यम करने की हिम्मत की क्योंकि उनके पास गॉड्स वॉन्डर की शक्ति थी। वे इसका उपयोग उन क्षेत्रों से बचने के लिए कर सकते थे जिन पर गॉड स्पिरिट स्टॉर्म्स ने दावा किया था। अन्यथा उनकी वर्तमान शक्ति के साथ उन्हें दफनाने के लिए केवल कुछ डीफाइड जेनोजेनिक्स लगेंगे। गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग करने के बाद वीर ने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह कितनी दूर टेलीपोर्ट हुए होंगे, लेकिन आसमान में अब गॉड स्पिरिट स्टॉर्म नहीं बन रहा था। इससे पहले कि उन तीनों को अपनी इंद्रियों पर आने का पर्याप्त समय मिलता, उन्होंने आसमान को एक बार फिर डरावनी गड़गड़ाहट के साथ गरजते हुए सुना। अशुभ बादल ने आसमान को फिर से ढक लिया। हम इतने बदकिस्मत क्यों हैं? हम फिर से एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म में भाग गए हैं, एक्सक्विजिट ने भौं चढ़ाकर कहा। हमारे पास अभी उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं है। चलो बस भागो, लिली ने जल्दी से कहा। अगर वे एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म में घसीटे जाते तो 80% से 90% संभावना थी कि वे मारे जाएंगे। उन तीनों ने फिर से गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग किया। वे किसी और जगह चले गए, लेकिन जैसे ही वे अपने नए स्थान पर दिखाई दिए, आसमान ने एक बार फिर से एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म बनने के संकेत दिखाए। इस बार यहां तक कि वीर भी महसूस कर सकते थे कि कुछ गलत था। उनकी आंखें संकरी हो गई और उन्होंने कहा, यह बाओ लियन की शक्ति नहीं हो सकती जो मेरे साथ ऐसा कर रही है। क्या यह हो सकता है? यह असंभव है। बाओ लियन सिर्फ एक प्रिमिटिव डीफाइड है। एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को प्रभावित करने, अकेले नियंत्रित करने के लिए उसकी शक्ति बहुत कमजोर है। वह डीफाइड का सबसे निचला रैंक है, और यहां तक कि एक सच्चे देवता भी गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को नहीं बुला सकते, लिली ने कहा। उन तीनों ने फिर से गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग किया, लेकिन कुछ और छलांगों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे जहां भी गए एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म बनने लगेगा। मुझे सही होना चाहिए। यह बाओ लियन की शक्ति होनी चाहिए जो गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को प्रभावित कर रही है और इसे हमारे चारों ओर पैदा कर रही है। हालांकि इस संभावना पर विश्वास करना मुश्किल था। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वे बाओ लियन से मिलते,
किसी भी गॉड स्पिरिट स्टॉर्म्स ने उन्हें त्रस्त नहीं किया था। लेकिन अब गॉड स्पिरिट स्टॉर्म्स वे जहां भी गए दिखाई दे रहे थे। ये स्पष्ट रूप से बाओ लियन की शक्ति से जुड़ा हुआ था। लिली और एक्सक्विजिट को इस पर विश्वास करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल लगा। आखिरकार बाओ लियन सिर्फ एक प्रिमिटिव डीफाइट था। यह धारणा कि वह एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को नियंत्रित कर सकता है हास्यास्पद थी। लेकिन फिर यह वह तथ्य था जो उनके सामने घूर रहा था। उनके पास अपने सामने की वास्तविकता को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गॉड स्पिरिट स्टॉर्म बहुत जल्दी आता है। हमारे पास गॉड एरिया छोड़ने के लिए दरवाजा खोलने का पर्याप्त समय नहीं है, और अगर हम गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग करते रहे तो हम उस तरह से भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। लिली ने कहा। उनका चेहरा तेजी से अपना रंग खो रहा था। गैलेक्सी टेलीपोर्ट थोड़ी ऊर्जा की खपत करता था। वे जितना दूर टेलीपोर्ट करते थे उतनी ही अधिक ऊर्जा खर्च होती थी। लेकिन केवल थोड़ी दूरी पर टेलीपोर्ट करने से वे गॉड स्पिरिट स्टॉर्म से दूर नहीं हो पाते थे ताकि वे सुरक्षित रह सके। वीर गॉड्स वांडर का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक गैलेक्सी टेलीपोर्ट नहीं सीखा था। उन्हें एक्सक्विजिट या लिली द्वारा ले जाना पड़ा, और इससे उन्हें और भी अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। अगर वे इस तरह गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग करते रहे तो उन दोनों के पास केवल 20 से 30 और छलांग लगाने की ऊर्जा होगी। जिस शक्ति को वे खर्च कर रहे थे उसके साथ जिस दूरी तक वे यात्रा कर सकते थे वो कम होती रहेगी। कीर, तुम किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट करो। एक्सक्विजिट मेरे साथ कहीं और टेलीपोर्ट करेगी। फिर हम अपनी अगली छलांग पर मिलेंगे, वीर ने लिली से कहा। वे दोनों वीर के विचारों को महसूस कर सकते थे। उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। इस परीक्षण से वे इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि समस्या वास्तव में वीर थी। लिली के अकेले टेलीपोर्ट होने के बाद उन्हें फिर से कोई गॉड स्पिरिट स्टॉर्म नहीं मिला, और जब एक्सक्विजिट और वीर टेलीपोर्ट हुए तो वे तुरंत फिर से गॉड स्पिरिट स्टॉर्म से घिर गए। ऐसा लगता है कि मैंने उस डीफाइड एलीट को कम करके आका। वीर को इस बार अपनी विफलता स्वीकार करनी पड़ी। वो पूरी तरह से हार गए थे। बाओ लियन, जो सिर्फ एक प्रिमिटिव डीफाइड था, उन्हें काफी मजबूती से एक टेरेबल स्थिति में डाल दिया था। ये उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। एक्सक्विजिट और लिली उनके साथ वहां आए थे, लेकिन अगर दोनों महिलाओं ने अपने दरवाजे खोले तो वीर बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्हें गॉड एरिया गेट खुद खोलना पड़ा। हालांकि दरवाजा खोलने में लगने वाले समय और गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को पैदा होने में लगने वाले समय को देखते हुए वो गॉड एरिया से बाहर निकलने से पहले तूफान में फंस जाएंगे। अभी वो सड़क के अंत में थे। जब तक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म ने उनका पीछा करना बंद नहीं किया, तब तक वह तूफान में घिर जाएंगे। उन तूफानों के अंदर पैदा होने वाले अनगिनत डीफाइड जेनोजेनिक्स के बारे में सोचते हुए वीर का सिर खुजला रहा था। एक्सक्विजिट वीर को अपने साथ ले गई जब उन्होंने कुछ और बार टेलीपोर्ट किया, लेकिन वो गॉड स्पिरिट स्टॉर्म के पीछा करने से बच नहीं पाई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कहां टेलीपोर्ट किया, एक गॉड स्पिरिट स्टॉर्म तुरंत उन पर आ जाता। गॉड स्पिरिट स्टॉर्म एक बहुत ही लगातार पीछा करने वाला था। मुझे यहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो। वीर देख सकते थे कि एक्सक्विजिट का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, और उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही ढंग से प्रसारित नहीं हो रहा था। उन्हें पता था कि उन्होंने गैलेक्सी टेलीपोर्ट का बहुत बार उपयोग किया था। उनके शरीर की एक सीमा थी, और वो लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन एक्सक्विजिट ने वीर ने जो कहा उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर कहा, मुझे एक तरीका मिल गया है। हम बाओ लियन के पास टेलीपोर्ट करेंगे। बाओ लियन खुद को उसी गॉड स्पिरिट स्टॉर्म में नहीं फंसाने देगा जो उसने तुम पर डाला था। इसलिए अगर हमने उसका पीछा किया कि वह कहाँ गया, तो हम शायद उस शक्ति को मिटाने का एक तरीका ढूंढ पाएंगे जो उसने तुम पर डाली थी। ये बेकार है।
हम अब उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वीर ने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक्सक्विजिट फिर से टेलीपोर्ट हो गई और उनकी आंखें धीरे धीरे रंग बदलने लगी। उनकी आंखें यहां और वहां दौड़ गई, लेकिन वो बाओ लियन की छवि पर टिक नहीं पाई। खोज करना बंद करो। वो गॉड एरिया छोड़ चुका होगा। वो हमें अपने साथ नीचे जाने की अनुमति नहीं देगा, वीर ने कहा। उन्होंने पहले ही इतना समझ लिया था और इसने बस उनके संदेह की पुष्टि की। कोई रास्ता जरूर होगा। एक्सक्विजिट का चेहरा सामान्य से अलग दिख रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो विकल्पों से बाहर थी। वो गॉड एरिया जैसी जगह को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। गंभीरता से, तुम्हें जाना चाहिए। गॉड स्पिरिट स्टॉर्म मेरा पीछा कर रहा है, और मैं वो हूं जिसने बाओ लियन को डेथमैच के लिए चुनौती दी थी। ये मेरी जिम्मेदारी है, वीर ने कहा। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया। तुम मेरे रेशम के कीट हो। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मैंने सोचा था कि वेरी हाई के लिए रेशम के कीट आपके लिए सिर्फ उपकरण है। अगर मैं मरने वाला था तो आप बस एक और ढूंढ लेंगी, वीर ने एक्सक्विजिट की आंखों में देखते हुए कहा। एक्सक्विजिट कांप उठीं। ये ठीक वैसा ही था जैसा वीर ने कहा। रेशम के कीट वेरी हाई की प्रहृति और आरोहण में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से थोड़े अधिक थे, और वीर अकेले व्यक्ति नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। वेरी हाई, जो वेरी हाई सेंस का अध्ययन करते थे, वे सोचते थे कि रेशम के कीट ब्रह्मांड के खिलौनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन्होंने अधिकांश लोगों और विभिन्न जातियों के जीवों को ऐसे ही देखा। अभी एक्सक्विजिट एक आंतरिक संघर्ष में फंसी हुई थी। जो कुछ भी उन्हें उनके लोगों द्वारा सिखाया गया था, उसके अनुसार उनकी कार्रवाई का तरीका स्पष्ट था। उन्हें बस छोड़ देना चाहिए और एक और रेशम कीट का चयन करना चाहिए। लेकिन किसी कारण से एक्सक्विजिट ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि इससे कोई मदद नहीं मिल रही है, लेकिन वो वीर को बार बार टेलीपोर्ट करती रही। वो लिली के पास भी नहीं गई। ऐसा करना व्यर्थ होता। ये सिर्फ लिली को उनके साथ भागने के लिए मजबूर करता और चीजें खराब होती रहती। वो इतना शक्तिशाली रेशम का कीट है। मुझे कभी भी उसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। अगर मुझे इस जीवन में सफल होना है तो मुझे उसके जैसे किसी की जरूरत है। मुझे उसे बचाने के लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो मैं कर सकती हूं। एक्सक्विजिट ने यह सब खुद से कहा। हर बार जब उन्होंने टेलीपोर्ट किया तो उन्होंने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे वो वीर की मदद कर सके। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करने की कोशिश की, इस दुर्दशा से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं लग रहा था। बचने के लिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि वेरी हाई को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माना जाता था। केवल एक D5 ही इसे सुलझा सकता था। एक्सक्विजिट अभी बहुत कमजोर थी। एक्सक्विजिट की आभा अधिक से अधिक बाधित होती गई और उनकी आंखें गहरी तरह से खून से लाल हो गई। उनका चेहरा गहरा लाल रंग का था। वीर जानते थे कि वह अपनी सीमा के अंत तक पहुंच चुकी है। वो थकी हुई लग रही थी। वीर उनके समर्पण से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें जल्दी भी थी। उन कारणों से जिनके बारे में वो पास में रहते हुए सोचने की हिम्मत नहीं करते थे, उन्हें एक्सक्विजिट को एक पल के लिए अकेला छोड़ने की जरूरत थी। लेकिन एक्सक्विजिट उन्हें अकेला छोड़ने के लिए बहुत जिद्दी थी। उनका जीवन बल गड़बड़ा गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी वीर को इधर-उधर ले जाने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग किया। गैलेक्सी टेलीपोर्ट का फिर से उपयोग करने के बाद एक्सक्विजिट को खांसी का दौरा पड़ा। उनके होठों पर खून के धब्बे थे। उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था। मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प के लिए वास्तव में आभारी हूं, लेकिन तुम्हें चले जाना चाहिए। मैं जीवित रहने का कोई रास्ता खोज लूंगा, वीर ने फुसफुसाते हुए कहा, एक्सक्विजिट के कांपते हुए शरीर को सहारा देते हुए जब उन्हें खांसी हुई। एक्सक्विजिट ने अपने मुंह से खून पोंछा। उन्होंने आसमान की ओर देखा और काले बादल और गड़गड़ाहट देखी। उनका चेहरा भावहीन था जब उन्होंने कहा, अगर मैं अपने रेशम कीट के जीवन को भी नहीं बचा सकती
तो मैं स्काई एंड मैन कॉम्बाइन टुगेदर की पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकती हूं? जब उन्होंने उन्हें ऐसा कहते सुना तो वीर और भी चिंतित महसूस करने लगे। उनकी गंभीर स्थिति के बावजूद एक्सक्विजिट अभी भी जाने से इनकार कर रही थी। जैसे ही गॉड स्पिरिट स्टॉर्म फिर से बना, एक्सक्विजिट ने वीर को पकड़ा और टेलीपोर्ट करने के लिए गॉड्स वांडर का उपयोग किया। लेकिन इस बार जब वे फिर से दिखाई दिए तो वीर को एहसास हुआ कि वे चक्र को रीसेट करने के लिए गॉड स्पिरिट स्टॉर्म से काफी दूर नहीं थे। एक्सक्विजिट ने बस अपनी बहुत अधिक शक्ति का उपयोग कर लिया था और उनके पास अब पर्याप्त ऊर्जा नहीं बची थी। इस तरह की छलांगे उन्हें पर्याप्त दूर नहीं ले जाएंगी। एक्सक्विजिट ने देखा कि वे अभी भी उसी गॉड स्पिरिट स्टॉर्म के नीचे थे और उनका चेहरा ग्रे हो गया। उन्होंने फिर से टेलीपोर्ट करने के लिए अधिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो हिली, उन्हें और भी अधिक खून की खांसी हुई। उनका शरीर अब गैलेक्सी टेलीपोर्ट का उपयोग करने के लिए बहुत थक चुका था। जैसे ही एक्सक्विजिट का शरीर काम उठा और हिल गया, वीर बीमार महसूस करने लगे। अगर एक्सक्विजिट चली गई होती तो वह आसानी से इस स्थिति को सुलझा सकते थे, लेकिन एक्सक्विजिट की मजबूत इच्छा शक्ति उन्हें और अधिक परेशानी दे रही थी। फिर भी एक्सक्विजिट के दृढ़ संकल्प ने वीर को गहराई से छुआ। आखिरकार एक्सक्विजिट के उनके साथ रहने का पूरा कारण उन्हें बचाने की उनकी इच्छा थी। कितने लोग मौजूद हैं जो वास्तव में किसी और की ओर से खुद को बलिदान कर देंगे? वेरी हाई एक बहुत ही जटिल जाति है, लेकिन लोग दावा क्यों करते हैं कि वे हृदयहीन हैं? वीर ने खुद से सोचा। एक्सक्विजिट ने महसूस किया कि वीर क्या सोच रहे थे और उनके चेहरे पर एक अप्ठनीय अभिव्यक्ति गुजरी। उन्होंने आसमान और आते हुए गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को देखा, लेकिन वह दूर नहीं जा सकी। एक्सक्विजिट अचानक उनकी ओर मुड़ी। वीर, मुझे डर है कि हम आज यहां से जीवित नहीं निकल पाएंगे। हम मरने वाले नहीं हैं, वीर ने चुपचाप कहा। उन्होंने अपनी 7 इंद्रियों के सिंक को रोकने के लिए छोटी जेड आकृति का उपयोग किया। एक्सक्विजिट अब उनके दिमाग और भावनाओं को महसूस नहीं कर सकती थी। एक्सक्विजिट ने बात करना जारी रखा जैसे कि उन्होंने वीर ने जो कहा था उसे सुना ही नहीं। मैं सोचती थी कि मेरी छोटी बहन के चुनाव हास्यास्पद थे। मैंने सोचा था कि वेरी हाई सेंस वेरी हाई का गौरव है, हमारी जाति की विरासत। छोटी बहन को हमारी विरासत पर गर्व नहीं था। उन्होंने हमेशा वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने से बचने के तरीके ढूंढे। वो आलसी भी हो गई और मैं कभी समझ नहीं पाई कि क्यों। वीर जवाब दे पाते इससे पहले एक्सक्विजिट ने यह कहकर जारी रखा, लेकिन अब मुझे समझ में आता है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने वाला दिल होना काफी खाली लगता है। वेरी हाई प्यार के बारे में भूल जाते हैं। यह शिक्षा हमारी जाति के साथ तब से है जब से हमें याद है, लेकिन इन सब के बावजूद हम में से हर एक ब्रह्मांड का सिर्फ एक और प्राणी है। हम मशीन नहीं हैं। कभी कभी थोड़ा दिल होना काफी आकर्षक हो सकता है। तुम्हें वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, वीर ने कहा। एक्सक्विजिट ने सिर हिलाया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। वेरी हाई के भीतर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पैदा होने पर ही निर्धारित हो जाता है। लिली के पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सोचा था कि लियू ज़ेन उदास थे, ये देखते हुए कि उन्हें कभी भी वेरी हाई सेंस का अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब मैं उनसे और दूसरों से ईर्ष्या करती हूं। अगर मेरे पास विकल्प होता तो मैं उनकी तरह होना पसंद करती। मैं वेरी हाई सेंस का अभ्यास नहीं करना चाहती। मैं वेरी हाई के एक सामान्य सदस्य की तरह होना चाहती हूं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सक्विजिट ने ठंडे स्वर में कहा, गॉड स्पिरिट स्टॉर्म को उनकी ओर स्वीपिंग करते हुए देखते हुए। वो बहुत शांत लग रही थी। वो लगभग रिलीव्ड लग रही थी। किसी भी तरह से उन्हें मौत का डर नहीं था। वीर ने आसमान की ओर देखा। फिर उन्होंने एक्सक्विजिट को देखा। उन्होंने अचानक एक हाथ उठाया और एक्सक्विजिट के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। अगर एक्सक्विजिट शीर्ष स्थिति में होती
तो उन्हें बेहोश करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अभी वो पूरी तरह से थकी हुई थी। उनका पूरा शरीर शक्ति के धुएं पर चल रहा था और उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वीर उन पर हमला करेंगे। इसलिए वो तुरंत बेहोश हो गई। मुझे माफ करना, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो पूरी जाति को प्रभावित करेगा, इसलिए मैं किसी और को इसके बारे में नहीं जानने दे सकता। वीर ने एक्सक्विजिट के बेहोश रूप को उठा लिया। उन्होंने ऊपर के अंधेरे आसमान की ओर देखा और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनकी आंखें सफेद होने लगी। फिर उनका पूरा शरीर चमकने लगा क्योंकि उन्होंने अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड सक्रिय कर दिया। हालांकि परिवर्तन अभी शुरू हुआ था। अजीब शक्ति जो वीर से चिपकी हुई थी, उनके सुपर गॉड बॉडी के सक्रिय होते ही नष्ट हो गई। वो पूरी तरह से चली गई थी। कुछ ही क्षणों में चमकती सफेद शक्ति भी गायब हो गई। वीर का शरीर फिर से सामान्य हो गया। आखिरकार वो चली गई। विदेशी ऊर्जा जो उन्हें परेशान कर रही थी, वो गायब हो गई थी और उन्होंने बहुत राहत महसूस की। बाओ लियन का हमला खत्म हो गया था। हालांकि डरावना गॉड स्पिरिट स्टॉर्म नहीं गया था। वो अभी भी आसमान में था। बूम, बूम, बूम। बिजली पिच ब्लैक आसमान में चमकी, बादलों के पार प्रकाश की फटकार भेज रही थी। जब बिजली गिरी तो पूरा आसमान गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बिजली और गड़गड़ाहट आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ने लगी। इसने पूरे आकाश और पृथ्वी को बिजली का महासागर बना दिया। वीर उदास लग रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि गॉड स्पिरिट स्टॉर्म बाओ लियन की शक्ति का अवशेष था, या अगर वह बस वापस नहीं हटेगा क्योंकि वो पहले ही बन चुका था। भले ही वो अब उस गॉड स्पिरिट स्टॉर्म के अंदर फंस गए थे। आसान भागने की कोई भी उम्मीद खत्म हो गई थी। वह गरज का तूफान बहुत अजीब था। हालांकि तूफान बिजली से धड़कता था। बिजली के बोल्ट जमीन को छूने पर घास को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ऐसा था जैसे बिजली नकली थी। लेकिन वीर जानते थे कि बिजली बहुत वास्तविक थी। लेकिन जिस तत्व से वह बनी थी, वो काफी खास था। और अब जब वह इस गरज के तूफान के अंदर थे, तो वो अपनी टेलीपोर्टेशन तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते थे। आसपास का क्षेत्र तूफान से बंद लग रहा था। एक्सक्विजिट ने वीर ने उन्हें बेहोश करने से पहले अपने ऊर्जा भंडार को समाप्त कर दिया था। और भले ही वह जागृत और शक्ति से भरी होती, वो उन्हें भी टेलीपोर्ट नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता कि हम इस गॉड स्पिरिट स्टॉर्म से जीवित बच सकते हैं या नहीं। वीर ने संकोच नहीं किया। अभी भी एक्सक्विजिट को पकड़े हुए वो पूरी गति से गरज के तूफान में उड़ गए। बिजली बारिश की बूंदों की तरह उनके शरीर पर गिर गई। हालांकि इससे उन्हें चोट नहीं लगी या सुन्न नहीं हुए, लेकिन वह निश्चित रूप से इसे महसूस कर सकते थे। बूम, बूम। वीर के किनारे गरज के तूफान के भीतर कहीं बिजली का एक विशाल बोल्ट फट गया। लेकिन उस बोल्ट के प्रकाश के भीतर उन्होंने जमीन पर खड़ी एक छाया देखी। प्रकाश का वह फटकार इतना उज्जवल था कि वीर केवल छाया का आकार बना सकते थे। यह एक बैल के सिर और सींगों वाला एक राक्षस था। उसके पीछे से चमगादड़ के पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। पल भर के प्रकाश की चमक में वीर बस इतना ही देख पाए। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वो पूरी गति से आगे उड़ते रहे। जब वो उड़ रहे थे तो उनके सामने एक और उज्जवल प्रकाश फट गया। वीर ने बैल राक्षस को अपने सामने प्रकट होते देखा और वह पास आ रहा था। उसके हर कदम के साथ गड़गड़ाहट हुई और प्राणित्वाकर्षण की एक पर्वतीय भावना के साथ चला गया। उसका शरीर 100 मीटर लंबा था और हर कदम ने दायरे को हिला दिया। वीर के हाथों पर बाल खड़े हो गए। वह जानते थे कि उन्हें डरावने जेनोजेनिक द्वारा लक्षित किया गया था, और हालांकि उन्होंने अभी तक संपर्क नहीं किया था, वीर महसूस कर सकते थे कि उसकी उपस्थिति एक मामूली प्रिमिटिव क्लास नहीं थी। बलिदान, क्या तुम मुझे बुला रहे हो? पर्वतीय बैल राक्षस तूफान के बीच खड़ा था।
वो खुद बिजली का बोल्ट जैसा था। उसकी आंखें विशाल थी और उन्होंने सीधे वीर को देखा। उसकी आवाज गड़गड़ाहट कर रही थी, लेकिन वीर इसे गरज के तूफान के भीतर स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हालांकि वो वीर को देख रहा था, राक्षस भ्रमित था। उसे यकीन नहीं था कि वीर उसका बलिदान था। वीर का दिल उछल पड़ा और उन्होंने सोचा, बाओ लियन, वो गधा, उसकी शक्ति ने मुझ पर किसी प्रकार का बलि का निशान लगा दिया जो यह डीफाइड पता लगा सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि गॉड स्पिरिट स्टॉर्म मेरा पीछा करता रहा। उसने मुझे एक डीफाइड जेनोजेनिक के लिए एक भेंट बना दिया। मुझे लगता है कि तुमने गलती की है। मैं तुम्हारा बलिदान नहीं हूं। तुम्हें कहीं और इसकी तलाश करनी चाहिए। वीर को यकीन नहीं था कि राक्षस उन्हें समझेगा, लेकिन प्राणी काफी बुद्धिमान लग रहा था। अगर प्राणी के साथ तर्क किया जा सकता है, तो शायद वह बात करके इस स्थिति से बाहर निकल सकते थे। बैल राक्षस ने सुना कि वीर ने क्या कहा, लेकिन वहां नहीं गया। उसने बस उन्हें और एक्सक्विजिट को देखा। तुम मेरा बलिदान नहीं हो सकते हो, लेकिन तुम पहले से ही यहां हो। मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को अपने बलिदान के रूप में अपने साथ ले जाना होगा। बैल राक्षस की आवाज गड़गड़ाहट में गूंज उठी। वीर समझ गए कि बैल राक्षस का क्या मतलब था। या तो उन्हें या एक्सक्विजिट को प्राणी के साथ जाना होगा। उन्होंने कोमा में पड़ी एक्सक्विजिट को देखा। उन्हें उसे सौंपने से रोकने के लिए कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने एक्सक्विजिट की हताशा और उन्हें बचाने के लिए मरने की इच्छा के बारे में सोचा, तो वह जानते थे कि उसे बैल राक्षस को देना कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वीर भी खुद को बलिदान नहीं करना चाहते थे। हम दोनों कमजोर, निम्न स्तर के जीव हैं। हम तुम्हारा बलिदान नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कहीं और क्यों नहीं ले जाता ताकि तुम्हें एक बेहतर बलिदान मिल सके। बैल राक्षस नहीं बोला। वह चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि गड़गड़ाहट की आवाजें आसमान में आती रहीं। हालांकि वह नहीं बोला, वीर समझ गए कि उसका क्या मतलब था। उसने पहले ही उनमें से एक को बलिदान के रूप में लेने का मन बना लिया था। क्या तुम्हारा बलिदान एक प्राणी होना चाहिए? क्या ये कुछ और हो सकता है? वीर ने पूछा। मुझे उस ढाल से कोई आपत्ति नहीं होगी जिसे तुम अपनी पीठ पर ले जा रहे हो, बैल राक्षस की गड़गड़ाहट वाली आवाज ने कहा। वीर चौंक गए। वह तुरंत जानते थे कि बैल राक्षस किस ढाल के बारे में बात कर रहा था। वो शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज का जिक्र कर रहा था। ये आदमी चालाक है, लेकिन वह सिर्फ एक जेनोजेनिक है। वह गाना में से एक नहीं है। वो शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज क्यों चाहता है? मुझे डर है कि केवल गाना ही इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। वीर भ्रमित थे और इसलिए उन्होंने बैल राक्षस से पूछा, तुम इस ढाल को किस लिए चाहते हो? ये गाना से संबंधित एक खजाना है। इसे कोई ऐसा व्यक्ति सक्रिय नहीं कर सकता जिसके पास गाना का खून ना हो। लेकिन अब जब वीर के पास इसके बारे में सोचने का एक क्षण था, तो वह समझ गए कि बैल राक्षस उन्हें देखते ही मारने के बजाय उनके आसपास खड़ा होकर उनसे बात क्यों करने को तैयार था। यह आदमी शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज से डरता है, इसलिए वो मुझ पर हमला करने के बजाय सतर्क हो रहा है। यह एहसास वीर के लिए एक बड़ी राहत थी। अगर बैल राक्षस के पास वीर से डरने का कोई कारण था, तो उनके और एक्सक्विजिट के बचने की बहुत बेहतर संभावना थी। और वीर का शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज को सौंपने का कोई इरादा नहीं था। उनका प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक जेनोजेनिक था। तो कौन बता सकता है कि क्या वो अपना वादा भी रखेगा? फिलहाल शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज का उसका डर उसे दूर रख रहा था। हालांकि अगर वीर ने उसे ढाल दी, तो ये उनके जीवन को जब्त करने के समान होगा। वीर कभी भी किसी और को अपनी नियति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देंगे। वो नहीं जानता कि मैं शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज का उपयोग नहीं कर सकता। ये मेरे लिए एक मौका है। वीर ने खुद से सोचा, मेरा बलिदान सौंप दो या अपना जीवन खो दो। बैल राक्षस ने वीर को घूर कर देखा। देखो, हम तुम्हारा बलिदान नहीं है, फिर भी तुम हमसे कुछ मूल्यवान देने के लिए कह रहे हो।
ये बस उचित नहीं है। वीर देख सकते थे कि बैल राक्षस की बुद्धिमत्ता बहुत अधिक नहीं थी, और वह बता सकते थे कि प्राणी शील्ड ऑफ द माडूसास गेज से डरता था। इसलिए उन्होंने अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया। जब बैल राक्षस ने सुना कि वीर ने क्या कहा तो उसे गुस्सा आने लगा। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वीर ने जारी रखा, इस बारे में क्या, हम एक शर्त लगाएंगे। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें बलिदान के रूप में ढाल दे दूंगा। तुम क्या दाव लगाना चाहते हो? बैल राक्षस ने पूछा। वीर सुखद रूप से आश्चर्यचकित थे कि प्राणी उनके प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। उन्हें वास्तव में बैल राक्षस से उनके सुझाव पर सहमत होने की उम्मीद नहीं थी। वह केवल और अधिक समय के लिए टालमटोल करना चाहते थे और बैल राक्षस से कुछ अतिरिक्त जानकारी निकालना चाहते थे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बैल राक्षस वास्तव में दिलचस्पी ले रहा था। इस डीफाइड प्राणी से बात करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान है। वीर ने अपने गार्ड को नीचे करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इसके बारे में सोचा और फिर बैल राक्षस से पूछा, तो मैं तुम्हें क्या कहूं? जो तुम चाहो। बैल राक्षस ने बेपरवाही से कहा, मैं तुम्हें ब्रदर बुल कहूंगा। क्या तुमने कभी कौन उछालने का खेल खेला है, ब्रदर बुल? वीर ने उससे पूछा। कौन उछालना क्या है? बैल राक्षस ने जिज्ञासा से पूछा। अफसर बस खुद को प्रस्तुत करते रहे, इसलिए वीर ने जल्दी से एक कॉइन निकाला और समझाया। इस कॉइन के दो पहलू हैं। एक तरफ एक संख्या है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति के सिर की छवि है। मैं कॉइन को अपने हाथों में हिलाऊंगा और तुम्हें अनुमान लगाना होगा कि जब मैं कॉइन को प्रकट करूंगा तो क्या दिखाया जाएगा, संख्या या सिर। अगर तुम सही अनुमान लगाते हो तो मैं तुम्हें बलिदान के रूप में ढाल दे दूंगा। कैसा लगता है? जरूर। तो चलो शुरू करते हैं, बैल राक्षस ने कहा। उसकी आवाज शुरुआत में जितनी थी उससे कहीं अधिक शांत हो गई थी। वीर हंसे और कहा, ब्रदर बुल, अगर ये एक शर्त है तो हम दोनों को दाव के लिए मेज पर कुछ रखना होगा। मैं इस ढाल की पेशकश कर रहा हूं, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम मुझे क्या दोगे? वीर इस बैल राक्षस को कितना आगे धकेल सकते थे इसका परीक्षण कर रहे थे। वो वास्तव में प्राणी से कुछ भी नहीं चाहते थे, और अगर वो गुस्सा हो जाता तो वीर और कुछ नहीं मांगेंगे। आश्चर्यजनक रूप से बैल राक्षस वास्तव में कुछ बाहर लाया। पंग। बैल राक्षस ने आइटम को ठीक वीर के सामने गिरा दिया। जब वह जमीन से टकराया तो वो गिर गया, जिससे एक गहरा छेद बन गया। वीर ने इसे देखने के लिए अपनी गर्दन झुकाई। ये एक रत्न था जिसके अंदर गड़गड़ाहट फंसी हुई थी। ये केवल एक अंडे के आकार का था, लेकिन इसके अंदर की बिजली शक्ति के साथ चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण बेतरतीब ढंग से फट सकता है। छोटी वस्तु के अंदर एक भयानक मात्रा में ऊर्जा थी। चलो इस बिजली जीन कोर का उपयोग करके पॉट को मीठा करते हैं। बैल राक्षस की आवाज गूंज उठी। क्या ये एक डीफाइड जीन कोर है? वीर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बैल राक्षस इतनी महंगी चीज पेश करेगा। एक डीफाइड जीन कोर एक खजाना था जिसे केवल डीफाइड जेनोजेनिक्स ही बना सकते थे। उन्हें खजाना कहा जाता था, लेकिन वे कृत्रिम रूप से निर्मित खजानों से अलग थे। डीफाइड जीन कोर्स एक व्यक्ति के शरीर में पिघल सकते थे और सीधे अपने प्राप्तकर्ता को जीन कोर शक्ति दे सकते थे। साधारण सिंथेटिक खजानों को सक्रिय करने के लिए उपयोगकर्ता की शक्ति की आवश्यकता होती थी। हालांकि एक बार जब एक डीफाइड जीन कोर एक व्यक्ति के शरीर में अवशोषित हो जाता था, तो वे इसे अपनी जीन आर्ट्स में से एक के रूप में उसी आसानी से उपयोग कर सकते थे। डीफाइड जीन कोर्स को स्किल जीन कोर्स के रूप में भी जाना जाता था। वे बहुत उपयोगी थे, लेकिन केवल डीफाइड जेनोजेनिक्स ही उन्हें बना सकते थे। यहां तक कि डीफाइड जेनोजेनिक्स के लिए भी एक का उत्पादन करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। एक एकल डीफाइड जीन कोर काफी कीमती माना जाता था। यहां तक कि अगर लोग एक डीफाइड जेनोजेनिक को मार देते थे
तो साधारण डीफाइड जेनोजेनिक्स मरने से पहले अपने जीन कोर्स को नष्ट कर देंगे। वे कभी भी किसी एक को दुश्मन के हाथों में पड़ने की अनुमति नहीं देंगे। ब्रदर बुल वास्तव में उदार है। वीर ने सोचा जैसे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। अब जब बैल राक्षस ने इतना मूल्यवान दाव लगाया था, तो वीर को प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी बुद्धिमत्ता को इकट्ठा करना पड़ा। डीफाइड जीन कोर्स को रैंकों में विभाजित किया गया था और बैल राक्षस निश्चित रूप से प्रिमिटिव क्लास से ऊपर था। अगर वह प्राणी का डीफाइड जीन कोर प्राप्त करने और उसे अवशोषित करने में सक्षम था, तो वीर को एक शक्ति प्राप्त होगी जो बैल राक्षस के बराबर थी। और चूंकि ये एक जीनात थी, ये एक बहुत अच्छी बात थी। क्या ये शर्त के लिए पर्याप्त नहीं है? बैल राक्षस ने वीर को गहरे सन्नाटे में डीफाइड जीन कोर को घूरते हुए देखा। उसने सोचा कि वीर कुछ और चाहते थे। हालांकि बैल राक्षस विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं था, यह बहुत सारे अन्य जेनोजेनिक से ज्यादा स्मार्ट था। लेकिन मनुष्यों या वेरी हाई जैसे बुद्धिमान प्राणियों की तुलना में बैल का दिमाग केवल 7 या 8 साल के बच्चे जैसा था। उन्होंने पहचाना कि शील्ड ऑफ द मेडुसास गेज एक शक्तिशाली वस्तु थी और वह जानते थे कि उनका जीन कोर ढाल जितना मूल्यवान नहीं था। इसीलिए उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें कुछ और भी दांव पर लगाने की जरूरत है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये थोड़ा अनुचित है, लेकिन चूंकि ये तुम हो ब्रदर बुल, मैं इसे स्वीकार करूंगा। वीर ने थोड़ा शर्मिंदा दिखते हुए स्वीकार किया। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि डरावना बैल राक्षस को धोखा देना इतना आसान होगा। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वो सपना देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं जाना था कि दुनिया में एक ऐसा जेनोजेनिक मौजूद है जिससे बात करना इतना आसान था। तो फिर हम शुरू करते हैं, बैल राक्षस ने कहा, क्योंकि उसने उस कौन को उत्सुकता से घूरकर देखा जिसे वीर पकड़े हुए थे। बैल राक्षस एक बार डरावना और सर्वशक्तिमान लग रहा था, लेकिन इस बिंदु तक वो छवि वीर के दिमाग से पूरी तरह से मिटा दी गई थी। वीर ने कौन उठाया और बैल राक्षस पर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ब्रदर बुल, ध्यान से देखो, ये पक्ष संख्या है और इस पक्ष में छवि है। उसके बाद वीर ने अपने हाथों को एक साथ पकड़ा और उन्हें आगे पीछे हिलाना शुरू कर दिया। और जब वीर अपने हाथों को हिला रहे थे, तो उन्होंने कौन के बारे में कोई भी जानकारी चोरी करने से बैल राक्षस को रोकने के लिए अपनी प्रोफेसर मंत्रा एरिया शक्ति का उपयोग किया। प्रोफेसर मंत्रा एरिया बैल राक्षस जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन यह वीर को पास के सभी कॉगव्हील्स को घूमते हुए देखने की अनुमति देगा। अगर वे अजीब तरह से कार्य करते हैं, तो वीर सार्वभौमिक कॉगव्हील्स को रोकने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से नोटिस करेंगे। वीर ने बैल राक्षस की ईमानदारी को कम करके आंका था। हालांकि पशु वास्तव में कौन पर एक नजर चुराने की कोशिश नहीं कर रहा था। आखिरकार वीर ने अपने हाथों को हिलाना बंद कर दिया और उन्हें बैल राक्षस के सामने ऊपर उठाया। प्राणी ने वीर के हाथों को देखा और फैसला करने में संकोच किया। वो अनुमान लगा रहा था कि शीर्ष पर क्या आएगा, छवि या संख्या। क्या यह बैल राक्षस एक परिवार के साथ बड़ा हुआ? वो इतना ईमानदार क्यों है? वीर ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि इस तरह का एक जेनोजेनिक मौजूद है। संख्या। बैल राक्षस ने आखिरकार लंबे समय तक संकोच करने के बाद कहा, ब्रदर बुल, क्या तुम्हें यकीन है कि कौन एक संख्या दिखा रहा है? एक बार जब तुम अपनी शर्त की पुष्टि कर देते हो, तो तुम अपना मन फिर से नहीं बदल सकते। वीर ने बैल राक्षस पर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं छवि चुनूंगा। बैल राक्षस ने कहा। उसने वास्तव में अपना मन बदल लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि यह छवि है? क्या तुम्हें अब अपने जवाब पर यकीन है? वीर फिर मुस्कुराए। हां, यह छवि है, मैं नहीं बदल रहा हूं। बैल राक्षस ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वीर ने यह प्रकट करने के लिए अपने हाथ खोले कि यह संख्या थी जो ऊपर की ओर थी। वीर ने बैल राक्षस को देखा और कहा, ब्रदर बुल, कितने शर्म की बात है। तुम्हें पहले अपनी आंत की वृत्ति पर टिके रहना चाहिए था।
हालांकि वीर शांत दिख रहे थे। उनका शरीर तनाव में था और हमला करने के लिए तैयार था। अगर बैल राक्षस हारने के बाद हमला करने वाला था तो वीर को तुरंत प्रतिक्रिया देनी होगी। उन्हें डर था कि बैल राक्षस उनकी शर्त के परिणामों को अनदेखा कर देगा। लेकिन बैल राक्षस ने बस थोड़ी देर के लिए कौन को घूरकर देखा। इसे फिर से करो, उसने थोड़ी देर बाद कहा। अगर बैल राक्षस में इतनी डरावनी उपस्थिति नहीं होती तो वीर कभी विश्वास नहीं करते कि ये एक उच्च स्तरीय डीफाइड ज़ेनोजेनिक था।